बजट बताया जा रहा है। तो देश कोरोना की लहर से गुजर रहा है, ये बात कही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और भी कई बातों का जिक्र किया है जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है, ये बात कही वित्त मंत्री ने। और कहीं ना कहीं फोकस तमाम बातों पर रहा है, बहुत से एस्पेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो निराश हो रहा है वो मध्यम वर्गीय परिवार निराश हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है, निराश हो रहा है कि आखिर जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो सरकार से अपेक्षाएं कर रहे थे, जो टैक्स की अलग अलग व्यवस्थाएं थी, या तो उनको एक किया जाएगा या फिर टैक्स के इस दायरे को बढ़ाया जाएगा ताकि आम आदमी को भी राहत मिल सके। लेकिन सरकार ने सारी चीजों का बैलेंस करने की कोशिश की है। ये नपा तुला बजट है, अभी धीरे धीरे जब करके परतें खुलेंगी तो तब जाके पता लगेगा कि आखिर असल में ये बजट है क्या। लेकिन ऊपरी तौर पर यह पता लगता है कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए, इस विचार को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश की गई है। लेकिन फिर बात आती है कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कब होगा, रोजगार का सृजन कैसे होगा। तो 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे, ये बात कही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा। तो निवेश के लिए 7,55,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों से मदद मिलती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बातों का जिक्र किया है, लेकिन नपा तुला इसे बजट कहा जा रहा है। इसमें बताया गया कि एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया गया है। इसमें आत्म भारत निर्भर भारत की एक झलकियां भी दिखती है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन को लेकर बात है और धीरे धीरे परतें जब खुलेंगी तो विस्तार से इस पर जानकारियां भी सामने आएंगी। फिलहाल सीधा रुख करेंगे हमारे बजट रूम की ओर, जहां पर तमाम प्रबुद्ध व्यक्ति, बुद्धिजीवी वहां पर बैठे हुए हैं और मेरे सहयोगी केशव उनसे बातचीत करेंगे। केशव, ओवर टू यू। बिल्कुल यश, मैं सबके पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दें अपने दर्शकों को कि इस बार का बजट बड़ा नपा तुलासा बजट जो है वो बताया जा रहा है। मध्यम वर्ग जो उम्मीद लगाकर बैठा था टैक्स स्लैब में छूट का, वो किसी तरह की कोई चीज नहीं मिली है। हालांकि सर्विस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए या कहीं की क्वालिटेटिव बदलाव करने के लिए, गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से जोर लगाया गया है। जो हम रोजगार के सृजन की बात कर रहे थे कि नए नए रोजगार लोगों के सामने, देश के सामने लेकर आए जाएंगे, उसके लिए भी कुछ बातें अभी लगातार बातें कही जा रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव जरूर देखने को मिला है। चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो या फिर सरकार का ऐलान हो 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की और 60 लाख नौकरियां देने की। हमारे साथ कुछ लोग लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सबके पास यश चलेंगे और सबसे विश्लेषण करेंगे अपने अपने क्षेत्रों का कि क्या लगता है जो बदलाव वाला बजट हम इसे मान रहे थे, क्या वो बदलाव वाला बजट रहा या फिर बड़ा नपा तुलासा बजट इसे एक कहा जा सकता है। इसी विषय पर हम बात भी करेंगे। लेकिन एक बात दर्शकों को सबसे पहले और बता दें, छोटी छोटी जो मुख्य बिंदु है वो बताते हैं। आयकर में इस तरह कोई छूट नहीं दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार में इनकम टैक्स में इस बार भी किसी तरह की कोई छूट नहीं है। तो वहीं अब टैक्स के दायरे में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर आने की बात कही जा रही है। हमें याद है जब 26 जनवरी पर राष्ट्रपति का अभिभाषण था या उससे पहले भी जब इस तरह की बातें कही थी तो उसमें ये बातें भी कही जाती रही थी कि क्रिप्टो करेंसी के लिए भी कोई ना कोई एक फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और यहां पर क्रिप्टो करेंसी को भी अब टैक्स के दायरे में लाने की बात कही गई है। वहीं कॉर्पोरेट सरचार्ज की बात करें, इसे भी 12% से घटाकर 7% किया गया है। तो कुल मिलाकर ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो हमने बताए हैं यश। और अब प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले सीए साहब के पास चलते हैं, देशवाल साहब के पास, और उन्हीं से बात करते हैं कि बजट कैसा रहा एक नजर में। सर, बजट बहुत अच्छा है। इसको इंडिविजुअल लेवल पे ना देख के मैक्रो लेवल पे देखना चाहिए। मैं जैसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा था, इसको एक मैक्रो लेवल पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने वाला बजट हम कह सकते हैं। जो ढांचा का जो एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए भी जो अभी हमारे यहाँ पे रह जाते थे रिटर्न फाइल करने के लिए या गलतियां हो जाती थी, अपने आप सुधार नहीं कर पाते थे, उसको 2 ईयर्स तक बढ़ाना अपने आप में एक हिस्टोरिकल चेंज है। ऐसा चेंज पहले नहीं होता था। पहले 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर था, अब 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर किया है। फिर दूसरा जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनका 18%, 18.5% टैक्स था, उनको भी कम करके 15% किया गया। सरचार्ज कम कर दिया गया। जो रेगुलेशन नहीं हो पा रही थी क्रिप्टो करेंसी, उनको भी टैक्स कर दिया गया और टीडीएस लगा के कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पैसा दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा किया गया है। एक आम आदमी को आसान भाषा में समझाएं सर, तो क्या कहेंगे कैसा बजट है?
बहुत ही अच्छा बजट है, लेकिन लॉन्ग टर्म वे में सोचना पड़ेगा इसको। इससे ढांचागत सुविधा बढ़ेंगी और रोजगार बढ़ेगा। इससे लॉन्ग टर्म वे में सोचना पड़ेगा, लंबी योजनाओं की बात है। किसानों को क्या मिला? किसान इस बजट से मेरे हिसाब से एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि पिछले बजट में 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा देने का प्रावधान किया था, लेकिन आज तक किसी को भी वो सौर ऊर्जा के प्लांट नहीं मिल पाए। तो आज पूरे का पूरा किसान इस तरह का ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों का इस बजट में मेरे हिसाब से तो कुछ भी मिलने का काम नहीं हुआ। एमएसपी को लेकर सरकार ने कहा है कि रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद की जाएगी। ये तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन खरीदते कितने? 4%, 4.5%। किसान इसीलिए तो आज आत्महत्या के लिए मजबूर है। और जब किसान बोल रहा है कि आप इसको कानून बना के दे दो, तो आज सरकार खुद पीछे हटने का काम क्यों कर रही है? माननीय प्रधानमंत्री खुद 2011-12 में अपने मुख्यमंत्री काल में, यानी आप संतुष्ट नहीं है किसान होने के नाते? बिल्कुल किसान इससे संतुष्ट नहीं है। बजट शर्मा जी आपके पास मैं आता हूं, किसान संतुष्ट नहीं है, पहली असंतुष्टि। पहले मेरे मित्र कह रहे थे बोलो किसानों के यंत्रों पे लगा महंगा कर दिया, अब तो सस्ता हो गया, आपको खुश होना चाहिए। मैंने पहले कहा आपको किसानों के लिए ही सरकार बनी और किसानों के, देखिए एक चीज आप क्लियर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सरकार का विजन बहुत लंबे समय के लिए है। पहले भी चीजें हैं क्लियर हैं, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जो टाइम जिस हिसाब से बजट दिया सरकार ने, वो फ्यूचर के हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही प्रगतिशील बजट दिया गया है। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। बाहर से आने वाली मशीनरी सस्ती की गई है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये बजट पर जो इन्होंने बोला सस्ता किया है, जब किसान तो आज तक टैक्स फ्री रहने का काम होता था, सस्ता क्या कर दिया? और आज तक किसान, पिछले बजट में भी जो 20 लाख के सौर ऊर्जा के प्लांट देने को किसानों की बात हुई थी, आज तक उस पर 1% भी काम नहीं होने का। ये कह रहे हैं पिछले वाले नहीं दिए। क्या बात कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में लोगों का, किसी खेत में जाकर देखिए सारे सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हुए, कहीं पे भी जाकर देखिए। मैं जो मेरे किसान मित्र जो बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सहमत वाली बात कर ही नहीं रहे वो तो। आप जाके देखिए ना खेतों में कहाँ। आप एक प्रदेश की बात करें, ये बजट देश का बजट है मेरे भाई। देश का है, लेकिन प्रदेश के पहलू से ही बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वो जो उससे पहले के प्लांट लगे हुए थे, ये 1 साल में कुछ भी नहीं लगा। आज आप बुक करवाने के लिए उस पर लाइन पर जाइए, जो सरकार ने अपनी वेबसाइट बना रखी है, हमेशा आपको बंद मिलने का काम होगा। नहीं, मैं कैसे बंद मिलने का, मैं बताऊं, परसों भी हुआ, हमने परसों भी किया है। मैं मेरे किसान मित्र से सहमत नहीं हूं। किसान मित्र ने सोच रखी है कि सरकार की बुराई करने का इन्होंने ठान रखा है, और पिछले 1 साल से वो यही। ऐसा नहीं है। किसान नंबरदार साहब एक अच्छी बात बताइए बजट के बारे में। मैं अच्छा ही पूछ लेता हूँ नंबरदार साहब, एक अच्छा ही। मैंने जब माननीय प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लिए, एक संयुक्त मोर्चे में, मैं एक इंसान था जो बाहर निकल के सबसे पहला स्टेटमेंट आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं और 2 कदम आगे बढ़ाकर स्वागत करते हैं, और हमने स्वागत करना चाहिए। इन्होंने सतीश जी वो हो गई पुरानी बात है। अब आपको वो कह रहे हैं कि आप तो असंतुष्टि रहेंगे सरकार से, तो आप एक अच्छी बात बताइए बजट के बारे में, जो किसान होने के नाते, किसान नेता होने के नाते आपको लगी है। किसान को तो कुछ मिला ही नहीं। किसान तो इस पूरे बजट में अपने आप में ठगा हुआ। मतलब पूरे बजट में कोई भी अच्छी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है किसान के लिए। ठीक है, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, आप देश के साथ हैं या अपने साथ हैं? इस देश का किसान है, वो देश के साथ होना चाहिए। आप तो अपनी बातें कर रहे हैं। अब ये बजट 20 साल 25 साल के आगे लिए बजट जो बनाया सरकार ने पेश किया, आप ये देखिए कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगेगा, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उसमें क्या होगा? देश को बेनिफिट होगा, तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर वत्स के पास आता हूँ। मेडिकल स्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मिला सर? मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष मिला है। और स्वास्थ्य विभाग क्या, स्वास्थ्य को क्या, कुल मिला के कहें तो एक किस्म से नीरस बजट है। किसी को भी इसका रस नहीं मिला, आम व्यक्ति को, किसान को, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में या बाकी को किसी को नहीं मिला। कॉर्पोरेट जगत को जरूर टैक्स में राहत मिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टैक्स में राहत मिली है, पर देखा। देशवाल साहब कह रहे हैं शॉर्ट पेन लॉन्ग गेन वाला है। देखिए, आज का व्यक्ति अभी के बारे में सोचता है, और ऐसा नहीं है कि भी आप लॉन्ग बजट कर दे तो शॉर्ट में आप कुछ भी ना करें। क्या कसूर किया था मिडिल क्लास ने? क्यों नहीं बजट में उनको राहत दी गई? क्या कसूर किया था कि पिछली बार उन्होंने 2 स्कीम्स बना दी और उसके कारण इस तरह की सिस्टम जनरेट किया जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। टैक्स कलेक्शन कैसे होगा सरकार का? टैक्स कलेक्शन के और बहुत बतेरे मायने हैं। सिर्फ उन्हीं में जिनकी सैलरी दिखती है, क्या उन्हीं पर टैक्स लगना चाहिए? उनको कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिलना चाहिए? कहाँ मिल रहा है? ठीक है, मैं जवाब लूंगा देशवाल साहब से। पहले इस बात का, ये जो टैक्स स्लैब वाला सर बता रहे हैं, इसमें आप बताइए क्या कहना चाहेंगे?
इसमें सर मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हमने गुजारिश की थी सरकार से कि जो इनकंसिस्टेंसी टैक्स में है 5 लाख तक सभी को टैक्स की छूट दी जाए, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड ज्यादा आए इसलिए एटीसी की लिमिट बढ़ाई जाए, लेकिन वो सरकार ने इस बार कोई राहत में प्रदान नहीं की उसमें। लेकिन सर सरकार की मजबूरी भी है ना कि भाई अपना रेवेन्यू कैसे कट करें, लोगों को तो राहत देनी है लेकिन अपना रेवेन्यू कैसे कट करें। नहीं, अभी जो लोग जिनकी इनकम कम है 5 लाख तक की छूट उनको मिली हुई है, जिनकी इनकम ज्यादा है उनको 5 लाख का नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ इसमें अगर मार्जिनल रिलीफ का मामला हो जाता तो ये संतोषप्रद था, बट उसको भी एफएम ने नहीं छुआ। बस यही एक निराशाजनक थी कि वहां मार्जिनल रिलीफ दे देते ताकि 5 से हमारा जैसे ही बढ़ता है तो हमारी पूरी टैक्स लग जाती है, वहां मार्जिनल रिलीफ मिल जाता तो चीजें खत्म हो जाती, वही स्लैब बन जाता एक तरह से। तो या उसमें कुछ और तरह के डिडक्शंस हो सकते थे। जो अभी चीजें चल रही हैं उसमें डिडक्शंस कम नहीं है। स्लैब को आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे तो क्या करते थे, 2.5 से 3 कर लेते, लेकिन जो कम इनकम वाले लोग हैं उनको तो वैसे ही 8 लाख रुपए तक के इनकम वाले को ऑलमोस्ट देखा जाए अगर उन्होंने होम लोन लिया हुआ है तो उनको टैक्स नहीं लग रहा है। तो गवर्नमेंट के कलेक्शंस कहां जाएंगे, ये एक बड़ी मजबूरी है कि गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करे टैक्स को, बड़ी मजबूरी है। मैं आपके पास आता हूं सर, शिक्षा को क्या मिल पाया, क्योंकि शिक्षा को लेकर बातें तो इस बार कही गई हैं। देखिए, जिस प्रकार से इस बजट से उम्मीद थी कि पूरे देश का जो मतलब एक समाज है, बच्चे हैं, वो किसी देश की निधि होते हैं और उसके लिए कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है और ना ही यूनिवर्सिटीज के या ये प्रोग्राम्स जो हैं या अच्छी पॉलिसी हैं जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन बढ़े और किस प्रकार से यूनिवर्सिटी बढ़े, किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो मतलब वर्चुअल और दूसरे जो क्योंकि बीच में जिस प्रकार की बीमारी आ रही हैं तो उनके संसाधन बढ़ाने होंगे, वो भी नहीं बढ़े हैं इसमें। तो मैं आ गया ना सर, 750 से ज्यादा नई ई लैब्स के लिए बात कही गई है, जो तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण बात कही गई है। आईटीआई से ड्रोन की ट्रेनिंग्स देने की बात कही गई है। ये आईटीआई और दूसरे साधनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में धरती पर वो काम हो नहीं रहा है क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। बच्चे जो है बेरोजगार हो रहे हैं, वो कहीं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो सबसे आज सरकार के सामने है तो बेरोजगारी की समस्या पढ़े लिखे युवकों पर है और जब तक पढ़े लिखों के लिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, टेक्निकल एजुकेशन अच्छे किस्म की नहीं होगी, तब तक इस देश का युवा वो संतुष्ट नहीं होगा, चाहे ये कुछ करना। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कृषि बहुत ऐसा है, उसमें सुधार किए। कृषि में कैपिटल गेन टैक्स जब उसकी जमीन बिकती है तो ये सन 1981 में जो कीमत रखी गई थी फिर 2001 में रखी गई और आज 20 साल हो गए। आप ये देखिए, कर्मचारियों की जब तनख्वाह बढ़ती है तो 6-7 साल के बाद कमीशन आ जाता है और किसान एक ऐसा है जो कैपिटल गेन टैक्स, उसकी धरती खरीद ली जाती है और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल माफ होना चाहिए। जब ये किसान की बात करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया है तो सबसे 1981 में जमीन की कीमत इन्होंने वो साल रखा हुआ है तो उसमें 1 लाख थी, अब 3 करोड़ मान लो उसकी जमीन बिकती है तो 1 लाख घटा दो, 2 करोड़ और 99 के ऊपर 20 से 30% टैक्स होगा। उसकी जमीन का 1/3 भाग सरकार ले लेगी, जो सबसे बुरी बात है। और ये कई बार सरकार के नोटिस में किसान लोग जो लाते रहते हैं, तो हमने देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा कुछ हुआ है और कॉर्पोरेट में 30% टैक्स लगा दिया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया है। इनकम टैक्स में जो आम आदमी है, मीडियम ग्रुप है, उसके कोई राहत नहीं दी गई है और फिर ये पीटा जा रहा है ढिंडोरा कि बहुत अच्छा बजट, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए 50 साल के बाद प्रेजेंट गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आकर के क्या पॉलिसी बनाएगी। एट प्रेजेंट जो बहुत दुखी लोग किसान है, आत्महत्याएं कर रहे हैं और जो एजुकेशन बिल्कुल डाउन चली गई है इस देश की, तो उसको उठाने के लिए ये फॉरेन में जो बच्चे हमारे वो जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों अच्छे स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं बन पा रहे हैं, क्यों प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे बन पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, ये कारण इनको खोजना पड़ेगा। यानी शिक्षाविद होने के नाते आप संतुष्ट नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में हुए आवंटन से? जी, वैसे इन्होंने कोशिश की है, लेकिन जिस प्रकार से ये जो बच्चों का पतन हो रहा है उसको देखते हुए हमें पूरे देश की बात देखनी होगी और हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए, जो उनके बच्चों के लिए 200 टीवी चैनल्स D2H से जोड़ने की जो बात कही गई है, इसे कैसे देखते हैं आप? इसका बड़ा फायदा होगा, लेकिन केवल 200 चैनल से ही उनका वो ऐसे गांव हैं जहां मतलब आप पहुंच ही नहीं सकते
वहां साधन ही नहीं है। वहां के बच्चे बड़ी मुश्किल से 1 जून की रोटी मेहनत करके सड़क पर पत्थर फोड़ के खाते हैं या मेहनत करके खाते हैं। तो वहां इस प्रकार की एजुकेशन जो है कामयाब अभी नहीं हो पाएगी। तो ये कोशिश करें, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा के एजुकेशन के लिए सोच रख रहे हैं, लेकिन किया नहीं है इस बजट में। मैं समझता हूं कि इसके लिए करना भी चाहिए। आप कैसा मानते हैं सर बजट को? देखो, जो माहौल चल रहा है हमारे देश का, उसके हिसाब से बजट ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। कलेक्शन के लिए जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है वो ठीक बनाई है, क्योंकि जो कलेक्शन आ सकता है वो सर्विस क्लास से ही आ सकता है। तो इन्होंने कॉर्पोरेट को में टैक्स का रिबेट भी दिया है, तो उसको देखा जाए तो बहुत अच्छा है। देन डिजिटल की बात हम करें तो एजुकेशन में भी डिजिटल चेंज हो रहा है, तो इन्होंने कदम तो उठाए हैं। इससे बढ़िया ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और पूरा विश्व इस टाइम सभी सफ़र कर रहे हैं, हमारा देश ही नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो बजट ठीक है। बजट में कोई ऐसा कुछ है नहीं कि वो कर सकते थे। ठीक है, अब एक एक पहलू के ऊपर आते हैं और आंकड़े गणना के हिसाब से बात करते हैं। एक एक विषय पर बात करेंगे, किसका कैसा और किस तरह से असर पड़ रहा है। आयकर में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अब टैक्स के दायरे में क्रिप्टो करेंसी आएगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बातें पहले कही जाती थी, लगता था कि कोई पॉलिसी इसके ऊपर आनी चाहिए। पॉलिसी तो खैर लंबी चौड़ी क्या बताएं, लेकिन टैक्स स्लैब में आने से क्या फर्क पड़ेगा रेवेन्यू के ऊपर, गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर, या कहीं की क्रिप्टो करेंसी की इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, देशवाल साहब से समझते हैं। केशव, आपको मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। तो शेयर बाजार को बजट पसंद नहीं आया है, जैसा कि हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका जुड़ाव बजट से होता है। और शुरुआत में सुबह ये देखा गया, निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला था। हरे रंग के साथ कई जो शेयर हैं वो ऊपर उठे थे और सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है एक बार फिर से। हालांकि जब सुबह ये देखा गया था निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला था, लेकिन अब यहां पर देखिए कि निफ्टी में 70 अंकों की गिरावट देखी गई है। क्योंकि इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ाव बजट से होता है, इसलिए मानकर चला जाता है, एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है, अगर गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि बजट बाजार को पसंद नहीं आया है। मतलब कि जो बाजार सुबह गुलजार दिखाई दे रहा था, हरे रंग के निशान पर कारोबार कर रहा था, अब उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और कई दफा जब इस तरह के बजट सामने आते हैं, हालांकि इसे नपातुला बजट बताया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस कॉर्पोरेट घरानों पर है, उनको रिबेट दिया गया है, उनको रियायत दी गई है, छूट दी गई है, वो वहां तक बात ठीक है। लेकिन बाजार को ये बजट पसंद नहीं आया है। इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो तो कम से कम यही इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सुबह जब ये जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले भी इसी तरह की स्थिति देखी गई थी, जब 20 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के डूब गए थे और ये मानकर चला जा रहा था कि जो बाजार है वो इस आगामी बजट से कोई उम्मीद नहीं रख रहा है। इस तरह से एक्सपर्ट्स लगातार राय दे रहे थे। लेकिन आज देखिए, जब अफवाहों का बाजार गर्म था, चर्चाओं का बाजार गर्म था, तो बाजार से सुबह सुबह खबर आती है कि निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। किसी में 650 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई थी और किसी में 200 से 300 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। अब इसका आकलन किया जा रहा है, इसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है कि किसको क्या मिला और किसको यहां पर निराशा हाथ लगी है, किसको हताशा हाथ लगी है। और कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अपने स्तर पर यह सोच रहे थे कि टैक्स स्लैब में सरकार दायरा बढ़ाए और उनको सीधे तौर पर और प्रेजेंट टाइम में उनको फायदा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कई से जुड़े हुए पहलू हैं जिससे कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर ये हुआ क्या है। और जो बाजार है वो भी अपनी निराशा दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। तो लगातार हम आपको पल पल की जानकारियों से अपडेट कर रहे हैं। सरकार को करना यह चाहिए था, जैसा कि आम आदमी सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था कि टैक्स स्लैब में आप दायरा बढ़ाएं और आम आदमी को रियायत देने का काम करें, छूट देने का काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर
बाजार से भी निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि बाजार को यह बजट पसंद नहीं आया है। एक्सपर्ट्स प्रथम दृष्टया इसे तो इसी नजर से देख रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मिडिल क्लास को मायूसी हाथ लगी है, लेकिन कॉर्पोरेट जगत को राहत मिली है। लेकिन इसी बीच जब ये जानकारी सामने आ रही है कि सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है, निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है, तो ये मानकर चला जा रहा है शेयर बाजार को ये बजट पसंद नहीं आया है। तो भारत का बजट पेश हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े हुए कई एस्पेक्ट है, इससे जुड़े हुए कई पहलू हैं जिसका आकलन करना, जिसका इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। लेकिन शेयर बाजार तो इसी तरह का इशारा करते हुए, संकेत देते हुए दिखाई दे रहा है कि शेयर बाजार को यह बजट पसंद नहीं आया था। चलिए अब सीधा रुख करेंगे बजट रूम का, जहां पर मेरे सहयोगी अनामिका हैं और बजट रूम में तमाम बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध व्यक्ति मौजूद हैं जो अपने अपने सेक्टर्स में महारत हासिल करते रहे हैं। अनामिका, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया यश। मैं सुन रही थी, आप अपडेट दे रहे थे कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है और जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, वो बहुत ज्यादा मायूस हुआ है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज जो बजट पेश किया गया, बहुत उम्मीदें थी टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर। आम आदमी टकटकी लगाए बैठे था। कल भी हम इस पर जब डिबेट कर रहे थे तब भी ये उम्मीद बरकरार थी, लेकिन आज इस उम्मीद पर पानी फिर गया। बजट में टैक्स स्लैब को लेकर जिक्र ही नहीं किया निर्मला सीतारमण ने, तभी लग गया था कि कोई बदलाव नहीं होगा। मिडिलमैन कितना मायूस हुआ है, यही जानने के लिए हम अपने प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, मेहमानों की तरफ लौटेंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन एक बार जरा मिलवा दे, लगातार हमारे साथ एक बेहद ही शानदार पैनल मौजूद है। हमारे साथ आप देख रहे हैं सतीश नंबरदार जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर, ऐसे ही बने रहिए। हालांकि लगातार आप बोल रहे हैं। यहाँ पर डीपी कौशिक साहब है, बीजेपी प्रवक्ता। कौशिक साहब, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ सीए दिनेश देशवाल जी हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ सरोज ठाकुर, सीए टैक्स एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले सरोज जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जरा इधर कैमरा घुमाइए। हमारे साथ यहाँ पर ओपी सहरावत जी हैं, शिक्षाविद। शिक्षा का जब जिक्र होगा तब भी लौटूंगी और टैक्स स्लैब को लेकर आपको क्या उम्मीद थी, इस पर लौटूंगी। आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले सरोज ठाकुर जी, सीए हैं और टैक्स एक्सपर्ट हैं। आपसे जानना चाहूंगी, टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, जिक्र भी नहीं किया निर्मला सीतारमण ने। मिडिल क्लास मायूस है। बिल्कुल उम्मीदें थी कि कम से कम 50,000 का 5 साल हो गए, 5 साल में बेसिक लिमिट अभी तक नहीं बढ़ाया गया, तो उम्मीदें थी कि एटलीस्ट 50,000 रुपए जो 2.5 लाख की लिमिट है उसको 3 लाख किया जाता। और कुछ डिडक्शंस जो 2 तरह के स्लैब रेट दिए गए थे पिछली बार, दो रिजीम बनाए गए थे, उस दोनों रिजीम को मर्ज करके एक रिजीम किया जाएगा, ऐसी उम्मीदें थी। 5 लाख रुपए तक के इनकम वालों को माफ किया हुआ है पहले ही, कि उनको रिबेट दिया हुआ है। उसमें उम्मीदें थी कि उसको मर्ज करके या तो मार्जिनल रिलीफ करके दिया जाए, ताकि जो लोग एकदम से 5 से 6 में सिर्फ पहुंच गए या 5.5 में पहुंच गए तो उनको पूरी टैक्स देनी पड़ती है, वो मार्जिनल रिलीफ का एक फंडा उसमें ला सकती थी एफएम। तो थोड़े से चेंजेस से चीजें अच्छी हो सकती थी। और 5 साल हो गए थे तो इस बार 50,000 का दिया जा सकता था एग्जम्पशन, एटलीस्ट इतनी उम्मीदें थी। बट अगर हम देखें कि सरकार के पास भी क्या रूम था, तो कोरोना की वजह से डेफिसिट चीजें रही, डेफिसिट बढ़ने का उम्मीदें ही रही, कुछ भी इनकम का बहुत ज्यादा। सरकार के पास क्या रूम था? इतना रूम तो था सरकार के पास कि कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता था सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे? बिल्कुल, या तो दोनों ही चीजें थी। उम्मीदें स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी थी और ओवरऑल जो लिमिट है 2.5 लाख से 3 लाख वो भी करने की थी। दोनों पे काम हो सकता था। और क्योंकि आपने रिबेट दिया हुआ ही है 5 लाख रुपए तक, तो वो दोनों चीजें कवर हो जाती, तो ओवरऑल जो आगे लोग इनकम करते हैं उनको भी, बड़े इनकम वालों को भी, थोड़े से बड़े इनकम वाले को भी रिलीफ मिल सकता था। लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। मैं कौशिक साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा दिनेश देशवाल जी आपसे भी, अर्थशास्त्री हैं, आपका शास्त्र क्या कहता है सर? क्या मिडिल क्लास को थोड़ी राहत टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर मिल सकता था? स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सीमा है उसको थोड़ा बहुत भी घटाया बढ़ाया जा सकता था क्या? देखिए मैम, इसको ना हमने समझने के लिए थोड़ा सा एक बार पीछे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 2,50,000 रुपए जो एग्जेम्पशन लिमिट है, आप देखिए कब से बढ़ के वो 2,50,000 रुपए हुई है। आप देखेंगे कि प्री बीजेपी गवर्नमेंट में ये 10-10 हजार रुपए बढ़ती थी। फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट ने एकदम से 50,000 बढ़ाई। हम उम्मीद कर रहे थे अब इस बार भी बढ़े, और जो एक मीडियम लेवल है 5 लाख टू 20 लाख है, उसको बहुत ज्यादा राहत की जरूरत है उसको एक बार,
कि ये जो 5 लाख से अबव जाते ही 2,50,000 तक है और 5 लाख तक बिल्कुल फ्री है, तो उसको एक कंसिस्टेंसी बनाई जाए कि 5 लाख तक सबके लिए फ्री कर दिया जाए या थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 80C में बढ़ा दिया जाए, हाउसिंग लोन की जो रिबेट है 2 लाख तक है जो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो ये सारी चीजें हम सोच रहे थे, लेकिन इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट ने इन चीजों को बढ़ाया है वो सराहनीय है, गलत नहीं है वो। ठीक है, सराहनीय है, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास की मायूसी को लेकर कौशिक साहब आप क्या कहेंगे? कल हम रात को डिबेट कर रहे थे 8 बजे, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आया भी, लेकिन टैक्स स्लैब का जिक्र भी नहीं सर। देखिए नमिका, एक बार अभी फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट हम देख रहे थे, उसने उन्होंने बोला है कि टैक्स स्लैब में बहुत की अभी गुंजाइश है, कर सकते हैं, लेकिन देश के हालात देखिए पिछले 2 सालों से जैसे चल रहे हैं, हम लोगों सब वाकिफ हैं। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब सरकार बजट बनाती थी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे होते हैं, बहुत चीजें सोच के चलनी पड़ती है, और सरकार ने वही काम किया। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसे सीए साहब ने बताया, देश को बहुत बेनिफिट होगा। और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कलेक्शन हो रही है, ये देखिए सबसे बड़ी बात है, सरकार का को पैसा अपने घर में नहीं जा रहा, वो पैसा जो लगेगा वो देश के डेवलपमेंट पर लगेगा। और इसलिए स्लैब में हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है, बट अभी नहीं दी सरकार ने लाया, तो इसके पीछे भी रीजन रहा होगा। चलिए, इसके पीछे भी रीजन रहा होगा, लेकिन आप उस रीजन पर बात नहीं कर रहे हैं। फिर भी जो कहा जा रहा है कि जितना रूम था सरकार के पास, उस रूम से बहुत कुछ बाहर निकला है। मैं आऊंगी जब कृषि का मुद्दा आएगा, लेकिन उससे पहले चूंकि आप भी एक आम आदमी हैं सतीश नंबरदार जी, टैक्स स्लैब में बदलाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। मध्य वर्ग पूरे का पूरा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आपके चैनल में ही जो माननीय वित्त मंत्री जी बोल रही थी कि हमारे पास टैक्स की कोई कमी नहीं है, यार पूरा ये खुद ही बोल रहे हैं कि हमने मतलब टैक्स में बढ़ोतरी की है, जीएसटी में हमें अच्छा कलेक्शन मिला है। तो अच्छा कलेक्शन मिला है तो फिर मध्य वर्ग को मारने का यह कौन सी साजिश है? जो ये उद्योगपतियां, उनका तो 3% टैक्स घटाने का काम कर दिया, और मध्य वर्ग को और गला घोटने का काम किया गया। जो मध्य वर्ग, और ये 5 स्टेटों में चुनाव भी है, इसमें इसका भी कोई इन्होंने ध्यान ना करते हुए मध्य वर्ग को एक मारने की साजिश की है, जो ये जनता आगे इसका जवाब देगी। क्योंकि हमेशा एक झूठ पर बुनियाद पर देश नहीं चलता, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, खुद बोलते हैं। और कलेक्शन आने का काम हो रहा है पूरा, किस चीज में कलेक्शन नहीं आया? आज सब आदमियों ने टैक्स तो अपना पूरा पे किया है, क्या रुका है? कोई तेल रुकने का काम हुआ? किस चीज में कम हुआ है? जो आज भोली भाली जनता को, जो मध्य वर्ग और नीचे का तबका है, उसको आज एक और नीचे ले जाने की कौन सी साजिश के तहत काम किया जा रहा है? जी, आप तो इस बजट से बहुत नाराज जान पड़ते हैं सतीश साहब। मुझे तो लगा कि कृषि क्षेत्र को जो दिया है आप आज गदगद होंगे, खुश होंगे, बहुत सारी चीजें सस्ती कर दी किसानों के लिए। कुछ सस्ता नहीं हुआ। आप कोई यूरिया में, डीएपी में किस चीज का सस्ता किया? ये सारी उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए। अब भाई उनका अच्छा काम चलेगा, किसान तक तो पहुंचेगा, तो किसान को तो कुछ मिलने वाला नहीं। जो पिछली सरकारें होती थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की भी बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी किसानों को हमेशा टैक्स फ्री रखने का काम किया था। लेकिन इस सरकार ने तो हर किसान की हर चीज पे टैक्स लगाने का काम किया। पर यूरिया पे देख लो, डीएपी पे, कृषि यंत्रों पे, किसी चीज पे देख लो, जो किसानों की दवाइयां जो खेत में यूज होती है उन पे देख लो, 28% 18% टैक्स लेने का काम होता है। तो इस तरह का देश चलने वाला नहीं है। ये तो है कि उद्योगपतियों के हाथों में सरकार है, जैसा वे चाहेंगे वैसे देश चलेगा। मध्य वर्ग और गरीब आदमी तो आज एक मजदूरी की तरह। किसानों पर बहुत बड़ा एक सेक्टर है ये। जब हम कृषि की बात करते हैं तो इस पर मैं बाद में आ जाऊंगी, जरा जल्दी से खत्म कर लेते हैं इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर। सहरावत जी, कुछ उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर पानी फिर गया क्या? देखिए, आम आदमी ये उम्मीद करता था, बहुत साल हो गए, कि जिस प्रकार से मतलब तरक्की हुई है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, तो आम जो मतलब मध्यवर्गीय जो इंसान है वो ये सोचता है कि इनकम टैक्स स्लैब में जरूर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो करके हमें फायदा मिलेगा। लेकिन वो बड़े निराश हुए हैं। से सब गरीब आदमी और मध्य वर्ग जो है वो उनका कोई फायदा नहीं हुआ है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हर हालत में बढ़ना ही चाहिए था, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि इतने साल हो गए हैं। अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म का बजट है, इसलिए आप इसको उस हिसाब से मत देखो। लेकिन एक आम आदमी है, वो कितने टैक्स देता है, हर चीज पर टैक्स देता है, हर चीज पे जीएसटी देता है, और इनकम के ऊपर भी वो उसका खर्चे के ऊपर नहीं सरकार इनकम टैक्स रिटर्न लेती।
वो पूरे के पूरे उसकी इनकम को आधार मान करके उस पर टैक्स लगाते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और उसका आम आदमी का जो बहुत नीचे तबके का गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर कम से कम इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्लैब बढ़ाना चाहिए था, जिससे कि आम भारतीय नागरिक को जो है मिडिल क्लास और लोअर तबका उसको सांस आती। अब ये घुटन महसूस कर रहे हैं और एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास कोई साधनों की कमी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि देश के संसाधनों पर खर्च करते हुए ये टैक्स कहां से आता है? ये हर आदमी दे रहा है, गरीब से गरीब आदमी रोज टैक्स दे रहा है, और रोड्स आप बना रहे हैं उसका टैक्स दे रहा है, फिर उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट उससे रोड बन रहे हैं, और मतलब जब क्रॉस करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स दुगना तिगना 4 गुना टैक्स बढ़ रहा है। तो कितना टैक्स बढ़ा है? और मतलब टैक्स तो बढ़ जाता है, आम आदमी एक बहुत जो मिडिल क्लास है और जो बहुत ही गरीब तबके का है उसके लिए स्लैब ना बढ़ा करके मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ने। लेकिन अगले 2 साल में असेसमेंट को लेकर बात भी रखी है कि हो सकता है, कुछ डीपी कौशिक साहब यहाँ बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश दिखी है निर्मला सीतारमण को, और वित्त मंत्री इस पर अगले 2 साल में हो सकेगा तो कुछ काम जरूर करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है हीरे के गहने पर को सस्ता किया है, तो हीरे के गहने को सस्ता किया जा सकता है, और टेक्सटाइल के जो उद्योग हैं जो गुजरात में है उनको सस्ता किया है, और जो इस प्रकार की चीजें हैं जो किसानों की खेती का टेक्सटाइल के उद्योग गुजरात में है, लेकिन और जगहों पर है ना। आपने गुजरात का अकेले क्यों जिक्र किया? आपको लग रहा है कि गुजरात को फायदा पहुंचा रही है? लगता है ऐसा है कि हीरे का जो है उनका विरोध था और हीरे के उस पर मतलब सस्ता किया है, और कपड़ा भी जो काफी मात्रा में गुजरात पर लगता है। हो सकता है सारे देश का मैं ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में सोचा गया है। खेती का सामान सस्ता होगा, क्या सस्ता होगा? क्या उसके मतलब जो उसके ऊपर खर्चा होता है मतलब क्या वो सस्ता हो जाएगा? उसके ऊपर कितना खर्चा होता है? क्या ट्रैक्टर का, डीजल का, और जो चीजें हैं जो खेती करते हैं, औजार हैं, जो मशीनें लगती हैं, जो कलपुर्जे हैं, उनको लेकर वो आम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मतलब बढ़ गई है किसान की, और उसको उतनी आमदनी नहीं हो पाती। लेबर बढ़ रही है, उसको आमदनी नहीं हो पाती। आमदनी का ही तो सवाल है जो ये सर मतलब बहुत अच्छी बात है कि जो सरकार को ये कह रही है कि किसानों को हम 6,000-9,000 रुपए साल में दे रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। वो ना करो, किसान मांग रहे हैं एमएसपी की गारंटी दे दो, और भाई जो उनका जो लागत आती है उसको आप उसको जितने भी आपके अर्थशास्त्री हैं और किसान के जो बड़े बड़े मतलब किसान के हितैषी हैं उनको सबको बुलाकर, गरीब आदमियों को बुलाकर उन सब की मीटिंग्स करके उन सब का रिजल्ट निकाल करके आप पाएंगे कि सबसे आज लो पेड किसान है या मजदूर वर्ग है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। वो बड़ी उम्मीद करते थे। लो पेड किसान है, और किसान इन दिनों बहुत नाराज भी चल रहे हैं सरकार से, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों या वो राज्य की सरकारें हों। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर वो बैठे हैं, सतीश नंबरदार है, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन सरकार का दावा है कि बहुत ही जल्द वो किसानों की आय दोगुनी करने जा रहे हैं और इसी दिशा में वो काम कर रही है। देखिए, इन्होंने आज तक मेरे ख्याल से ये नहीं बताया कि किसान की 1 गुनी आय कितनी है। 1 गुनी आय इन्होंने आज तक डिक्लेयर नहीं की, इतनी है। मान लो 1,000 है तो वो कह देंगे 2,000 कर दी हमने। खर्चा खेती पर 1,500 होता था तो कह देंगे हमने 3,000 कर दी। 3,000 नहीं हो सकेगी। ये यही करेंगे कि सब साधनों से किसान की आय कुछ नहीं होती थी, चाहे 2,000 का भी इनका गेहूं बिकेगा, चावल बिकेगा, तो ये कहेंगे कि उस समय 1,000 थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,000 लगती थी, अब हमने दुगना कर दिया है, इसको दुगना फायदा हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सबसे लो पेड आदमी जो सबसे गरीब है, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और देश के जो ये बनाते हैं बजट, इनको सीरियस होकर के उन गरीबों के प्रति उस देश के। तो आप कहना चाहते हैं कि नॉन सीरियस बजट है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि देश का सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी हम उसकी सोच रहे हैं, तो ये किसान
जो 80%। ये तो सरकार भी कह रही है ना कि हम अंत्योदय लेकर आए, पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है हम उसको आगे लाने की कोशिश में है। ये बजट तो ये शो नहीं कर रहा कि अंतिम आदमी जो खड़ा है उसकी कुछ हेल्प हो पाएगी, उसके लिए इस बजट में कुछ विशेष कर पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं। चलिए, जब किसानों का जिक्र हुआ है तो अब कृषि वर्ग को लेकर क्या कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे से बाहर निकला है उस पर बात कर ले रहे हैं। एमएसपी को लेकर खासे नाराज थे आप लोग, एमएसपी पर 2,07,000 करोड़ का प्रावधान दिया, खुश हैं? 2,07,000 करोड़ सर। अरे मेरी छोटी बहन जी भी इतना तो पहले भी एक बात बताओ, इसमें तो पूरे देश का सिस्टम है, ये पूरे का पूरे कानून बना कर क्यों नहीं देते? क्या पता 1.5 लाख करोड़ में ही काम चल जाए। 2 लाख करोड़ की तो पहले भी खरीदारी कर रहे थे किसानों से, अब कोई नया काम थोड़ी है। लेकिन जिस तरह डीजल के और दवाइयों के और खाद के एमएसपी पर पहले बात कीजिए। आप कह रहे क्या पता 1.5 लाख करोड़ में ही काम चल जाए, तो आपको तो और ज्यादा खुश हो जाना चाहिए ना, आपका दिल गार्डन नहीं हुआ? 2,07,000 करोड़ सर। सिर्फ 4 या 5% किसानों की एमएसपी पे खरीदारी होने का काम होता है। जैसे आप मेरे बिहार में चले जाओ, पश्चिमी यूपी में चले जाओ, आप कहीं पे भी जाइए, सिवाय हरियाणा और पंजाब के किसान अपने एमएसपी पे बिकने का काम होता है, और नहीं तो बिहार में कहाँ होता है सर? नहीं, बिहार तो बिल्कुल मरा पड़ा। बिहार में तो जो मंडियों को निजीकरण की तरफ धकेला गया, तो आज वहां का किसान 10 एकड़ का किसान यहाँ 10 एकड़ के किसान के पास मजदूरी करने आता थी। या फैसिलिटी वहां पर भी हो जाए तो वहां के किसान का भी उद्धार हो, पूरे देश का किसान उद्धार हो। लेकिन इस बजट में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं। आज पूरे का पूरा किसान समाज अपने आप पर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप ठगा हुआ वाकई महसूस कर रहे हैं या आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं? ये सवाल बनता है सर, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ावा को लेकर बात रखी गई है। यहाँ पर जो चीजें लगती हैं खेती के लिए, जो औजार, जो मशीनें लगती हैं, उसको लेकर काफी कुछ सस्ता किया गया। आपको एमएसपी का 2,07,000 करोड़ कम लग रहा है। आप सीधे सीधे सरल शब्दों में स्पष्ट बताइए, नाकाफी या शून्य, क्या देना चाहते हैं आप कृषि सेक्टर के लिए जो बजट मिला है? बिल्कुल शून्य है। किसान कोई विदेश से मशीनरी मंगा कर नहीं काम करता, किसान तो अपने घरेलू सिस्टम में ही काम करता है, क्योंकि ये विदेश से मंगाया है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है उद्योगपतियों का, जो बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं। इसमें किसान को मिलने का कोई काम नहीं हुआ। किसान को तो मिलता, जैसे ट्रैक्टर 7 लाख का तो उस पर 1 लाख रुपए घटता 6 का होता, इस तरह का कोई टैक्स घटता, सीधे पादरा टैक्स घटाते, कृषि यंत्र टैक्स मुक्त हो गए, तो उस पर किसान को फायदा मिलता, ना कि अब विदेश से जो मशीनरी आई। कौन सा किसान आज विदेश? क्या चाहिए था एमएसपी पर? लिखित गारंटी कानून चाहिए आपको? बिल्कुल लिखित गारंटी कानून। 2,07,000 करोड़ में 2 रुपया नहीं चाहिए? नहीं, हमने 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप हमारा एमएसपी की कानून बना कर दो, और जो करता पूरे देश के किसानों को उसमें खरीदाने का काम करे। किसान खुशी खुशी सरकार की जय बोलेगी। आप जो बोल रही थी विपक्ष की भाषा, कुछ दिन पहले मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे। मां बेशा उसका साथ देता हूँ। जो नहीं, मैं तो चाह रही थी कि आप क्लियर कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कृषि सेक्टर को छुआ ही नहीं है। डंके की चोट पे मैंने सबसे पहला सवाल लिया कि मिडिल क्लास मायूस है क्योंकि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन किसानों को मिला है। आप ये कहिए कि नाकाफी है? बिल्कुल नाकाफी है। किसान मध्य वर्ग में नहीं आता क्या? ठीक है, किसानों को आपने लॉलीपॉप देने का काम किया है और अब हमने लॉलीपॉप खाना बंद कर दिया। देखिए अनिमिका जी, मेरे भाई बड़े गुस्से में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसान की भाषा बोल रहे हैं, तो मना लीजिए ना। अब इनको मनाने के लिए तो सरकार काम कर रही है। पहली बार एमएसपी बजट हुआ, पहली बार बजट एलोकेटेड हुआ है, शायद मेरे मित्रों को नहीं पता होगा। और ये मानते नहीं थे। हम लोग जब पंजाब और हरियाणा की एमएसपी बात कर रहे थे तो पूरा धरना, 1 साल का धरना यही हरियाणा के अंदर ही हुआ है। हम बार बार कह रहे थे भाई यहाँ तो सारे एमएसपी में चीजें खरीदी। आज मान गए ना कि हरियाणा और पंजाब में खरीदारी हो रही थी। ये इनको ये भी नहीं पता हरियाणा के अंदर 2250 बाजरा कभी हिंदुस्तान का रिकॉर्ड रहा होगा, कभी नहीं खरीदा गया होगा। फिर भी किसान के, देखिए कोई भी वर्ग हो, उसके लिए काम करना सरकार का सुधार की हमेशा आवश्यकता रहती है और गुंजाइश भी रहती है। तो आने वाले टाइम में किसान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और जो हमने वादा किया इनके आय का दोगुनी करने का, हमारा सिस्टम शुरू से बढ़िया रहा है। ठीक है, इनको पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, और जो वादा सरकार ने किया वो निभाने का काम करेगी। 2022 स्टार्ट हुआ, अभी बजट में बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन लंबा जरूर है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ओवरऑल एक संतुलित बजट सरकार ने पेश किया है। ये संतुलन आम आदमी को और किसानों को क्यों नहीं दिख रहा? एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर जो सवाल इन्होंने पूछा उसका जवाब दीजिए। अनामिका, एमएसपी की सरकार ने बोला है ना, कानून भी देखिए आने वाले टाइम में जो सरकार का संशोधित की, मैंने कहा ना अभी गुंजाइश है और वो हमेशा ही रहती है।
उसके बाद आज देखिए ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की स्थिति, आर्थिक स्थिति कितनी बेकार है। उसके बावजूद देखते हुए हिंदुस्तान में आज भी हम लोग बहुत अपने आप में एक सुरक्षित महसूस करते हुए ये भी देख रहे हैं, और फिर भी सरकार ने माना इसके भी सुधार की गुंजाइश अभी आगे भी रहेगी और हम लोग करेंगे। मुझे लगता है कि किसी वर्ग को ना खुश वाली तो बात ही नहीं रही होगी। सरकार ने बहुत कोशिश की है और सराहना करना चाहिए बजट के। ऐसी स्थिति के अंदर भी सरकार अपने पूरे देश के लिए ये करके सोच के चल रही है। आने वाले हमारे युवाओं का भविष्य क्या होगा उस पर ध्यान देते हुए बजट ठीक है। युवा किसानों के लिए बहुत उम्मीदें थी सर, युवा किसानों के लिए कि वो खेती की तरफ अग्रसर हो, ऑर्गेनिक खेती के अलावा और कुछ खास जिक्र नहीं था। देखिए युवाओं के लिए स्टार्टअप है और हमारी कितनी योजनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से आ रही हैं। आज हिंदुस्तान, पहले देखिए कितने लोग हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर जाते थे, आज मोस्टली उस पर कितनी बड़ी पाबंदी है कि लोग यहाँ पे ही काम करके खुश हैं, रोजगार देने वाले बने हुए हैं ना कि रोजगार लेने वाले हुए। फिर भी सरकार ने 70 लाख जो नौकरियां अभी बोला है, अभी ये अभी सरकार देने का वादा कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 1 साल का टाइम है, सब चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी और डेवलपमेंट जिस हिसाब से हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो देश की प्रगति होगी, देश की प्रगति में हम सब हैं। मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन सतीश नंबरदार जी पहले तो अब मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लूं, साथ के साथ आप मेरा सवाल भी सुन लीजिए। किसान ड्रोन का भी जिक्र कर रही थी निर्मला सीतारमण। कीटनाशक का छिड़काव हो या भूमि को नापने का, पैमाने का जो काम है, पैमाइश का जो काम है वो हो, या फिर बीज का छिड़काव हो, उसके लिए तो इसे आप कितना फायदेमंद देख रहे हैं? ये सब कागजों की बातें हैं, धरातल पर ना कभी आई और ना कभी आएंगी। रही बात ऑर्गेनिक खेती की, सरकार ऑर्गेनिक खेती तो किसान से करवाना चाहती है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती के रेट भी दे सकती है सरकार। सिर्फ ये बातें बनावटी है किसान को और नीचे धकाने की। ऑर्गेनिक का एक बहाना करके, ऑर्गेनिक का एक पोस्टर बना के, ऑर्गेनिक की जो आज गेहूं 50 मन निकलने का काम होता है, ऑर्गेनिक 20 मन निकलेगा तो किसान का बच्चा क्या खाएगा? वो जो ऑर्गेनिक सिस्टम में घुस गया, तो ऑर्गेनिक में ये सिर्फ बनावटी बातें हैं। ऑर्गेनिक का ये सरकार रेट नहीं दे पाएगी और ना ये कामयाब होने वाली स्थितियां हैं, क्योंकि आज देश में एक खाद्यान्न, एक किसान ही ऐसा है जो आपने कोरोना काल में देखा होगा, जो 4% की इसको जीडीपी को बचाए रखने में, ये देश को जीवित रखने में सिर्फ किसान की अहम भूमिका थी और सबके ताले लग गए थे। लेकिन ये सरकार आज भी उद्योगपतियों की तरफ भाग रही है, कल भी भाग रही थी, और तो इसका जवाब आगे ये चुनाव में दे सकता है, और तो कहां पर देगा जी। चुनाव के लिए अभी चेतावनी मत दीजिए सर, 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं बीजेपी को पसीने न आने लगे यहाँ पर। कौशिक साहब आऊंगे आपके पास। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल जुड़ गए हैं और भी ज्यादा हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। अभी किसानों का जिक्र कर रहे हैं हम मुकेश। सतीश नंबरदार को आप सुन रहे थे, अभी भी बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून से कम कुछ भी नहीं। निर्मला सीतारमण के इस चौथे बजट को, इस सरकार के इस चौथे बजट को शून्य दिया है सतीश नंबरदार ने। देखिए किसानों की बात करें तो साफ तौर पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती पे हम जोर दे रहे हैं, कीटनाशक जो है उसको लेकर हमारी योजनाएं हैं जो कम से कम छिड़काव किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद जो खेती है उस पर ध्यान दिया जाए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मोटी फसल होती है, यानी जौ की बात करें, हम बाजरा की बात करें, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इन खेतियों में जो पानी का है वो कम लगता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हैं जो किसानों को लेकर, हालांकि इसमें हमने जैसा अनामिका बजट से पहले जिक्र कर रहे थे कि किसानों के लिए और क्या कुछ खास रहने वाला है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी किसानी के क्षेत्र में जो भी यंत्र आते हैं उस यंत्र पे किसानों को लाभ मिलने वाला है, वो सस्ती दरों पे उनको मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो विदेशों से भी जो मशीनें आएंगी या किसान खरीदना चाहता है अपनी खेती के लिए, उस पर भी हम उनको सस्ते दर पे उपलब्ध करवाएंगे। तो ये तो हुई किसानों की बात। लेकिन बात जैसा अभी हम कुछ देर पहले ही हमारी बात बीजेपी के सांसदों से हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा की दृष्टिकोण से बात करें तो हरियाणा में अधिकतर किसान है, जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, और यही वजह है कि किसानों को खुश करने के लिए हमारी सरकार ने जो पहल किया है वाकई किसी सरकार ने नहीं किया, ऐसा जो बीजेपी है उनका दावा है। लेकिन हकीकत यह है नाम का कि बात करें टैक्स स्लैब की, तो जो निम्न वर्ग है, जो बीच माफ कीजिएगा, जो निम्न लोग हैं, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने घर को आते हैं, तो उनके लिए जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जिस तरह से टैक्स स्लैब 2020 की बात करें हम, तो जो टैक्स स्लैब देखा गया था उसमें कोई
छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी टैक्स में कोई छूट की जाए, चाहे जो कम ब्याज ऋण मिले, तो उन पे अभी कोई डिस्कस नहीं हुआ, वो छूट नहीं मिले। लेकिन हरियाणा की बात करें अनामिका, तो आपको याद होगा नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि हम चाहते हैं धौला कुआं से लेकर जो गुरुग्राम है वहां तक के लिए एयर टैक्सी की परियोजना को वो लागू करे। उसको आज हरी झंडी मिल गई है। देश भर में चलाए 80 के करीब जो है एयर टैक्सी चलाई जाएंगी, जिसमें से एक नाम दिल्ली से गुरुग्राम रूट को भी जोड़ेगा। तो इससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी। लेकिन जिस तरह से उम्मीदें थी लोगों को कि इस बार हो सकता है, हालांकि नौकरी की बात करें तो 60,000 नौकरियों की बात सरकार ने जरूर की है, जो 60,000 नौकरी देंगे और 60 लाख नौकरी देंगे। इसके अलावा 3 लाख एक्स्ट्रा, यदि जरूरत पड़ी तो 3 लाख एक्स्ट्रा भी जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जो बजट को लेकर। हालांकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि जुमलेबाजी हुई है, किसी भी तरह का किसी को फायदा नहीं मिलने वाला इस बजट से। जी, विपक्ष कह रहा है मुकेश कि जुमलेबाजी हुई है, किसी को किसी तरह का फायदा नहीं मिलने वाला है इस बजट से। विपक्ष बजट सुनने के पहले से ये कह रहा था। बजट के बाद हमारे पास, इसीलिए हमने एक्सपर्ट बैठाए हैं ताकि हम जान सके कि निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट के जरिए कितना स्कोर किया है। बने रहिए, मैं लौटकर बीच बीच में आती रहूंगी। किसानों का हम जिक्र कर रहे थे, हालांकि कमोबेश आपने बहुत सारे पॉइंट रेज कर दिए हैं। एक एक करके पैनल के पास मैं इन पॉइंट्स के साथ जाऊंगी। दिनेश जी, किसानों पर ही आती हूं मैं अभी। केमिकल मुक्त खेती करेंगे, ऑर्गेनिक खेती गंगा किनारे, उसको बढ़ावा देंगे। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी हमारी सरकार कर रही है, 2,07,000 करोड़ का वहां पे जिक्र। खेती के लिए जो जरूरी उपकरण है उसको हमने सस्ता कर दिया, उसके बावजूद किसान नाराज है। कैसे पाट सकती थी सरकार, या ठीक है किसानों को थोड़ा सा तो मुस्कुरा देना चाहिए? एक कानून रूप से एक और भी इस बजट में अनिमिका जी की राहत की बात है कि जो कुरिकुलम है, एग्रीकल्चर कुरिकुलम है, जो स्टडी का है, उसमें भी ऑर्गेनिक का जो है स्टडी को ऐड किया गया है इस बार के बजट में, जो कि एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। हाँ, उस पे मैं अपने किसान मित्रों से सहमत हूँ कि एमएसपी का जो है एक बजट ही एलोकेट ना करके उसको एक राशनिंग की बजाय, देखो इंडिया में समस्या तो है, कोई भी रोजगार नहीं रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो, कोई किसी भी किसान को उसकी फसल का पूरा प्राइस ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक राशनिंग ना करके एक कानून बना के सबका पूरा खरीदा जाए, किसान तो सहमत तभी हो सकते हैं। एमआरपी हो सकता है, उस पर अगर नियम हो सकते हैं तो एमएसपी पर क्यों नहीं? लेकिन जो गारंटी मांग रहे हैं एमएसपी पर किसान, उस पर आप क्या कहेंगे ठाकुर साहब? एमएसपी पे जो पॉइंट्स थी कि हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑल स्टेट में जरूरी है कि जहां जहां जो चीजें हो सकती है वो यूनिफॉर्मिटी हो। बट जो प्रपोजल्स हैं ऑर्गेनिक खेती की, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम भुगत रहे हैं पंजाब में एक डेली कैंसर एक्सप्रेस हम चला रहे हैं, जहां हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया तो वहां चीजें खराब हो गई। अब हमारे पास ऑप्शंस बचे हुए हैं और हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, तभी हम पूरी दुनिया को फीड कर पाएंगे। अभी आप देखें कि अगर 2 बार जो उन्होंने वहां के थे प्रेसिडेंट बने मिस्टर बराक ओबामा, उन्होंने 2 बार जो अपने प्रेसिडेंशियल भाषण दोनों बार में दिए, उसमें उन्होंने खाने का जिक्र किया और दोनों बार में इस बात से हुए कि वहां इंडिया में लोग खाने से अवेयर हो गए, इस वजह से फूड की प्रॉब्लम पूरे विश्व को हो रही है। अब हम क्या उपजा रहे हैं और क्या लोगों को फीड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म व्यूज के साथ अगर ऑर्गेनिक खेती को सोच रही है और उसके लिए संसाधन, उसके लिए इंफ्रा पे सोच रही है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप्स है। हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं अगर सही तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से चीजें खेती हो। ठीक है, किसानों की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? आज जो बजट जो कृषि सेक्टर के लिए दिया गया, फार्मर सेक्टर के लिए दिया गया, क्या किसानों की आय दोगुनी होती हुई नजर आ रही है? जानेंगे सहरावत जी आपसे। जी, मुझे नहीं लगता कि जिस आधार पे जिन बातों को लेकर के बजट में प्रोविजन किए गए हैं, कृषि में सुधार करने की बहुत ही आवश्यकता है। और कृषि में जब तक सुधार नहीं होंगे, कृषि को ये जब तक ये नहीं मानेंगे कि ये लोग इतने गरीब हैं और इससे ये फायदे का सौदा नहीं है, कृषक के बच्चे जो है वो कोई भी खेती में काम करने के इसलिए राजी नहीं है कि पूरे 1 एकड़ में सारा पूरा हिसाब लगाया जाता है, 10,000 रुपए साल के नहीं बच पाते हैं। आम जो जनरल मतलब प्रोसेस है उसमें 1 एकड़ के अंदर 10,000 का फायदा
वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजदूरी बहुत लगती है। वो खेती करने के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ती है, ट्रैक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए कृषक जो है, अगर ये इसमें फायदा होता तो बिरला, टाटा और जो ये कर रहे थे वो सारे वो खेती करते। और ये खेती करने के लिए अगर ये योजना थी, जो 3 कानून बनाए थे, मुझे इसका नहीं पूर्ण रूप से, मैं किसी पार्टी के हित में या हित में नहीं बोल रहा, लेकिन अगर इतनी ये फायदेमंद कृषकों की बात है तो सब इसी में आकर के अपना मतलब फायदा देख करके इसमें इन्वेस्टमेंट करते। कृषि में क्यों नहीं बड़े बड़े जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते? अगर इसमें इतना फायदा है तो छोटे छोटे जोत के किसान हैं, उनको उनकी जो लेबर है वो भी नहीं मिल पाती है, आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए कोई सुविधा सरकार को देनी चाहिए थी। जैसे ये काम ये अच्छा कर रहे हैं कि अगर नदियों को मिला करके ये उसका कुछ कर जाएंगे और पानी मिल जाएगा तो ये अच्छा कदम है। मैं ये कहता हूं ये सोच उन्होंने अच्छी सोची है। दूसरा, खेती के लिए जो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक शक्ति से जो हम कुछ जोड़ करके कुछ फायदा करना चाहते हैं, उसका धरातल पे क्या असर होगा? अगर उसका फायदा है तो कृषि के लिए इन्होंने ये अच्छा सोचा है। और गांवों तक भी बहुत मजबूत कनेक्टिविटी पर जोर देने की भी बात सरकार कर रही है। स्टार्टअप्स की ओर आगे बढ़ेंगे। जब युवाओं की बात होती है, रोजगार की बात होती है, तो स्टार्टअप्स की बात सबसे पहले होती है। हमारे संवाददाता और सहयोगी यहाँ पर सुशील भी बैठे हुए हैं। सुशील, स्टार्टअप्स को 2023 तक टैक्स इंसेंटिव के लिए जो जिक्र किया गया और एमएसएमई के लिहाज से भी जो उम्मीदें थी, उस पर आपको निर्मला सीतारमण का ये बजट कितना खरा दिखा? आप बिल्कुल देखिए, स्टार्टअप की बात अगर अनामिका हम करते हैं तो पिछले साल का जो स्टार्टअप का रिकॉर्ड है उसमें एक यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं, यानी 100 करोड़ से ज्यादा जिस कंपनी की कैपेसिटी होती है उसको इस श्रेणी में लाते हैं। और वैसे करीब 50,000 कंपनियों को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है भारत में नए स्टार्टअप के तहत। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा ऐलान और एक बड़ी चीज है निकल कर आई है इस बजट में। और देखिए, अगर बजट की हम शुरुआत करते हैं, मैं एमएसएमई की बात करूंगा। 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं एमएसएमई को, यानी अब 5 साल में एमएसएमई को और बेहतर कैसे किया जाए और रोजगार सृजन कैसे हो, उसको लेकर इस बजट में ख्याल रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि देखिए, जब बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त ही कहा गया था कि ये समग्र कल्याण का लक्ष्य है इस बजट का। यानी ये पूरी जो बजट है, 90 मिनट का जो बजट भाषण है, और इस पूरे बजट को एनालाइज हम करें तो निश्चित तौर पे दिखता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, यानी जो टेल तक, यानी जो बिल्कुल गरीब या गांव के लोग हों, उन तक विकास कैसे पहुंचे उसका विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे वो रोपवे की बात करें, चाहे पहाड़ी इलाके का, या फिर नॉर्थ ईस्ट इलाके की बात करें जहां 1500 करोड़ रुपए की बात की गई है। एजुकेशन की बात करें कि वैसे इलाके जहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहां इन 200 टीवी चैनल, मतलब एजुकेशन से के 200 ऐसे चैनल खोले जाएंगे कि वहां तक विकास जा सके। एक तरफ तो कोरोना महामारी की बात की जा रही थी और उसमें यह उम्मीद की बजट थी। तो निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से जो ग्रामीण और लोअर तबके तक की विकास की डोर कैसे वहां तक पहुंचे, नहीं वो तो करना ही था ना। जब आप नारा बुलंद करेंगे अंत्योदय का, तो अंतिम में जो खड़ा है पंक्ति में उस व्यक्ति को तो आगे लेकर आना पड़ेगा। सराहनीय बजट है, मानती हूँ, बहुत कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जिस महामारी से इस वक्त देश पूरा विश्व लड़ रहा है उसमें बहुत बैलेंस्ड बजट इसे कहा जा सकता है। 90 मिनट का बजट का भाषण और 25 सालों की आधारशिला, बहुत बड़ी बात कही है निर्मला सीतारमण। देखिए, ये 75वां आजादी के बाद से 75वां बजट था। और इस बजट में 2 चीजें बड़ी मुख्य है कि अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट रखा गया है, यानी तत्काल कहीं कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। लगातार लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे थे, हम भी देख रहे थे कि आज हमें क्या मिला, इससे ज्यादा फोकस है कि कल हमें क्या मिलने वाला है। और उसको लेकर यह पूरा बजट कहीं ना कहीं उसी पर केंद्रित है और उसी पर आधारित है। और ऐसा लग रहा है कि भविष्य में निश्चित तौर पर इससे लोगों को फायदा होगा। जी, और कितना फायदा होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी, डिलीवर कर रही थी, एक एक पॉइंट जब वो बता रही थी, तब वो ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार ने इस बजट में बीज को बोने का काम किया है। अगले 25 साल में जब ये पेड़ बन जाएगा, कई सारे सेक्टर्स को लेकर हम ऐसा कह सकते हैं कि उनको जो समझाने का, बताने का जो मतलब था वो ये कि जब पेड़ बन जाएगा तो इसके फल बहुत मीठे होंगे। सतबीर भारद्वाज हमारे साथ बतौर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं पैनल में। सर, स्वागत करती हूं मैं आपका। 90 मिनट का बजट का भाषण रहा, 25 साल के ब्लूप्रिंट का जिक्र किया, आपको वो ब्लूप्रिंट कितना सार्थक दिख रहा है? देखिए, मैं अनिका जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उठाया है
लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि इन्होंने जो 3 चीजों पर फोकस किया है, उत्तर प्रदेश में किसानों को रिझाने की कोशिश की गई है इस बजट के अंदर, ताकि चुनाव आ रहे हैं, किसान किस प्रकार से उनको रिझाएं। केवल उत्तर प्रदेश का जिक्र क्यों सर? उत्तर प्रदेश का इसलिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है नजदीक। आज की राजनीतिक घटनाक्रम पर लेकिन किसानों के लिए जो था वो पूरे इंडिया के लिए था। इंडिया के लिए है। इंडिया के किसान जो है पूरा संतुष्ट नहीं हो पा रहा है इस बात से। कैसे? इसका मानना ये है कि किसान जिस प्रकार से जो उम्मीद करे बैठे थे सरकार से, वो उम्मीद खरी नहीं उतर रही उनकी। सर ओपी सहरावत जी कह रहे हैं कि टेक्सटाइल को दिया तो गुजरात को फायदा पहुंचाया, आप कह रहे हैं किसानों को अगर कुछ दिया तो यूपी को फायदा पहुंचाया। चुनावी मौसम है इसलिए चुनावी रंग दिया जा रहा है क्या? नहीं, चुनावी आपकी पत्रकारिता बोल रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसे चुनाव के टाइम में पत्रकार एक होने के नाते वो इस बात को एंगल तय करेगा कि किस प्रदेश के अंदर चुनाव है, वहां क्या असर पड़ेगा। इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर किसान नाराज लग रहे हैं, अब संतुष्ट नहीं हुए अभी। लेकिन हरियाणा के अंदर भी क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था, तो हरियाणा और देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, किसान संतुष्ट नहीं है अभी। क्या ऐसा दे देती अगर निर्मला सीतारमण तो किसान संतुष्ट होते? क्योंकि सतीश नंबरदार कह रहे हैं एमएसपी पर गारंटी कानून से कम कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन किसानों को रिझाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों को अपनी तरफ बीजेपी को आकर्षित करना पड़ेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान को अगर संतुष्ट नहीं कर पाती है बीजेपी, तो बहुत बड़ा रिजल्ट इनको नेगेटिव मिलेगा। तो निर्मला सीतारमण ने आज अपनी तरफ से चौथा बजट पेश किया, आम बजट पेश किया गया। आम आदमी भी हमारे साथ बैठे हैं इस आम बजट पर। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप बजट को कितना नंबर देंगे अगर 10 में से देना पड़े? 10 में से 9 नंबर। 9 नंबर आपको ठीक लगा? बिल्कुल ठीक लगा। तो 1 नंबर कहाँ काट लिया आपने? कहाँ 1 नंबर काट लिए सर? चलिए सोच कर बताएंगे, आगे बढ़ रहे हो। दिनेश जी आपके पास स्टार्टअप्स को लेकर, मैं हालांकि इधर आगे आती पर वहां पे बहुत जरूरी हो गया था, हम किसानों पर बहुत बात कर चुके हैं। स्टार्टअप्स को लेकर सर 2023 तक टैक्स इंसेंटिव पर क्या कहेंगे आप? एमएसएमई पर भी बोल दीजिएगा। ये मैम, ये स्टार्टअप के लिए हर साल एक साल का हम बढ़ाते इसलिए रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि स्टार्टअप इतने रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो गवर्नमेंट चाह रही है और भी स्टार्टअप यहाँ पे आए। इसलिए हर साल इसको पहले 2021 से 22 किया था, 22 से 23 तक इसलिए टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं ताकि नए स्टार्टअप आके और भी रजिस्टर्ड हो सकें। क्योंकि पीछे कुछ स्टार्टअप आए हैं, 5000 अप्रोक्सीमेट स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए थे ओवरऑल इंडिया, लेकिन इंडिया की बात करें तो 5000 नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से प्रोसेस है, प्रोसेस को भी थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा आसान बनाना चाहिए। अभी 2 डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है स्टार्टअप को, होम मिनिस्ट्री के तहत और सीबीडीटी इनकम टैक्स के तहत, दोनों में रजिस्टर्ड होने के बाद ही स्टार्टअप एलिजिबल होता है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। तो उसको प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बना के और थोड़ा सा इसको स्कोप भी वाइड करना चाहिए, साथ साथ टाइम बढ़ाने के साथ साथ। एमएसएमई सेक्टर का गवर्नमेंट का जो रुझान है वो देखो, कृषि क्षेत्र के बाद एमएसएमई सेक्टर ही है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो एमएसएमई सेक्टर में थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी का एक बेस बना के गवर्नमेंट को, जो छोटे अपने व्यापारी हैं उनको टेक्नोलॉजी मुहैया कराने का एक अलग से डिपार्टमेंट सेटअप करके उसमें थोड़ा सा प्रावधान और करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे छोटे एमएसएमई सेक्टर के जो व्यापारी हैं वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। कौशिक साहब सुनते रहिएगा, बहुत बड़ी समस्या है। इससे एक सेटअप, जैसे आप देखिए कि जैसे अभी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जाते हैं, वो कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आइटम बनाओगे तो आपका रेट कम हो जाएगा, ये आपको सब्सिडी जाएगी। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्रॉप स्पेसिफिक एक स्कीम देनी चाहिए, भाई ये क्रॉप्स आप यदि उगाओगे तो इतनी सब्सिडी आपको इस पर मिलेगी, ताकि एक गवर्नमेंट को एमएसपी देने की जरूरत ही ना पड़े, मार्केट का ही रेट इतना हो कि किसान। फिर इस तरह के मांगे नहीं उठेंगी कि गन्ना के लिए राहत पैकेज दे दो जी, गेहूं के लिए राहत पैकेज दे दो जी, कपास के लिए राहत पैकेज दे दो, फिर ऐसी मांगे ही नहीं उठेंगी। नहीं, गवर्नमेंट को वो तो एक बार देखना पड़ेगा ना। जैसे अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट हो रहा है उस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसे ही क्रॉप्स में भी जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस पर सब्सिडी दी जाए ताकि एक्सपोर्ट हो, यहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन की समस्या ही पैदा ना हो और गवर्नमेंट को देना ना पड़े, बल्कि गवर्नमेंट उससे अर्न ही करे। कुछ इस तरह की क्रॉप्स की स्कीम लेके आनी चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी लेके आते हैं उस तरह से। ठीक है, एमएसएमई और स्टार्टअप्स पर युवाओं के लिए आप कितना बड़ा दिल देख रहे हैं आज निर्मला सीतारमण की तरफ से इस बजट में? ऑब्वियसली स्टार्टअप्स के लिए और जो पहल है, जिस तरह से इन्होंने इसको बढ़ाया है, अच्छा पहल है और स्वागत योग्य है। बट जो प्रोसीजर्स हैं, कंप्लायंसेज हैं और जिसको ईज ऑफ डूइंग और जो वो कहते हैं कि 1 विंडो से चीजें होनी चाहिए, वो धरती पे नहीं दिख रहा। तो वो अगर ईज ऑफ डूइंग नहीं होगा, लोग
इजीली रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, एक्सेसिबल नहीं होगा, तो वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से एक तो ये पॉइंट्स हैं। दूसरे पॉइंट्स हैं जो सब्सिडी लिंक्स की गई, उसमें जो कैप्स दिया गया वो बड़े बड़े कैप्स वालों को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो एमएसएमई के लिए वो फायदे नहीं दिख रहे हैं। जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो कैपेबल्स नहीं हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी का वो है। और दूसरी बात की जो हब्स हैं, हम सेज बनाते थे। कौशिक साहब, मैं बिना देरी किए, बिना वक्त गंवाए आपके पास आ रही हूँ। आप लोगों ने कहा बजट के जरिए 60 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य, कैसे, पूल में क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरह योजनाएं स्टार्टअप है हमारे एमएसएमई के तहत जो इंडस्ट्रियां जा रही हैं, तो देखिए रोजगार तो वहीं पाना है, और रोजगार का आने का तरीका जिस देश में डेवलपमेंट होगी, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो वो ओबियसली वहाँ पे रोजगार आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सरकार ने जिस तरह की, हमारे अर्थशास्त्री बता रहे थे भाई, कुछ टेक्निकल चीजें हैं वहाँ पे दिक्कत आती है। स्लो प्रोसेस? नहीं, स्लो प्रोसेस नहीं है कि जब कुछ चीजें नहीं आती तो उसमें संभावित होता है कि चीजें सुधार करने की गुंजाइश हमेशा ही रहती है। तो ठीक है, जिस तरह की अब इनके व्यू। तो आप ये कहिए कि संभावनाएं बढ़ाई हैं, न कि हम देने जा रहे हैं 60 लाख नौकरियां, संभावनाएं बढ़ा रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि संभावनाएं, तो देश क्या कोई भी चीज संभावना उस पर रहता है। चीजें मैंने कहा ना, अगर डेवलपमेंट हिंदुस्तान के अंदर हो रही है तो उसके लिए नौकरियां निश्चित है। स्ट्रक्चर बढ़िया होगा जिस देश का, उसके हिसाब से काम हो रहा है। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जिस तरह का सरकार ने बजट के अंदर जो बातें कही हैं वो सारी पूरी होने की गुंजाइश है। 60 लाख नौकरियां जब सृजित करने की बात कहती हैं वित्त मंत्री, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सुशील, आपको दिख रहा है कुछ ऐसा पाइपलाइन में? मैं पूछना चाहूंगा, मेरा भी एक सवाल है, और मैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कौशिक साहब, इनसे जानना चाहूंगा कि जो 16 लाख आत्मनिर्भर भारत के तहत रोजगार देने की बात की गई और 60 लाख ओवरऑल मेक इन इंडिया के तहत की गई है, मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो बेरोजगार हैं वो चाहते हैं कि आज उन्हें क्या मिला, आज रोजगार क्या मिला। 25 साल का ब्लूप्रिंट आपने पेश किया है, तब तक आपको पता है कि प्रत्येक साल 4 करोड़ ग्रेजुएट लोग होते हैं, 3 करोड़ 12th पास करते हैं, और ये सारे लोग बेरोजगार की श्रेणी में। आज लोग, देश की युवा रोजगार मांग रहे हैं और आप 25 साल का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। आखिर रोजगार का ये आज इन बेरोजगारों को क्या मिला? क्या कौशिक साहब, सरकार ये समझ रही है, टीपी कौशिक ये समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं, निर्मला सीतारमण ये समझ रही है कि सर 25 साल का आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया, स्वागत है, लेकिन 25 साल में अगली पीढ़ी खड़ी हो जाती है। सर, आपने मेरे लिए क्या किया, इस पीढ़ी के लिए क्या किया? देखिए अनामिका, संभावित चीजें होती है। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार के पास ऐसा भी कोई तंत्र नहीं होता कि इमीडिएटली उठा के 60 लाख लोगों को नौकरी दे जाए। आज तक के इतिहास में मैं कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा देश है जो इमीडिएटली जो कहेगी आज हमने ये चीजें कर दी? नहीं सर, इमीडिएट तो हम भी नहीं कह रहे ना कि कल सुबह मुझे कहाँ ज्वाइन करना है, वो बताएं। आप ये बताइए कि पूल में क्या चल रहा है। देखिए, कुछ ब्लूप्रिंट तैयार होगा तभी सरकार आगे काम करेगी। सुशील ने आपसे 60 लाख के अलावा 16 लाख का जिक्र किया, आप अलग से 3 लाख का भी जिक्र कर रहे हैं। सर, नहीं कौशिक साहब, बताना। जानकर आपको हैरानी होगी कि सरकार जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जारी करती है, आपको कौशिक साहब जानकारी होगी, आप जरूर बताएंगे। मेरा सवाल भी है कि सरकार यह कहती है कि लेबर फोर्स पार्टनरशिप, यानी मैं ग्रेजुएट हूं और अगर मैंने रोजगार नहीं मांगी है तो मैं सरकार के घर में बेरोजगार नहीं हूं। यानी जो लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराते हैं वही बेरोजगार सरकार मानती है। जबकि आपको भली बात ही पता है कि हम किसी भी महानगर की बात करें, किसी शहर की बात करें, वहां भी सभी लोग नहीं जाते अपना नाम दर्ज कराने। ऐसे में बेरोजगारों की संख्या 13 करोड़ अभी ग्रेजुएट लोग हैं भारत में जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं। ये आपका आंकड़ा कह रहा है। और इससे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का भी है जिन्हें नौकरी मिली है, जो डबल MA है, डबल ग्रेजुएट है, या इससे भी बड़ी बड़ी उनके पास डिग्रियां हैं और वो 4th ग्रेड का काम कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए सुशील को। देखिए, सरकार ने एक चीज, एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है रोजगार के नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का बनाया हुआ, तो रजिस्टर करना वहां पे जरूरी है। आज की देखिए, जो पहले डीसी रेट का मामला जो चला था, डीसी रेट बंद कर दिया। वो क्यों बंद किया गया? इसलिए बंद किया गया कि आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पाइए, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके हिसाब से आपको नौकरी देने का प्रावधान है। दूसरी बात ये नहीं होता कि खाली वहां पर रजिस्ट्रेशन है तो उसी को अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। देश में 4 करोड़ अगर युवा हैं तो खाली, मैं तो नहीं मानता कि ऐसा होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट वाले आंकड़े लिए होंगे।
ओवरऑल आंकड़े लिया गया है। मानता हूं, देखिए बेरोजगारी की समस्या इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार भी एक्सेप्ट करती है इसको, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है ये सब चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी। क्योंकि सर आने वाले टाइम को लेकर ही तो मेन सवाल है ना, साल 2 साल 6 महीने कब? ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है देश के अंदर और इसको मुझे लगता है कि जैसे जैसे सरकार ने वादे किए हैं उसके हिसाब से निभाने का काम भी कर रही है और आने वाले टाइम में मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि सरकार का काम। चले मैं आगे बढ़ रही हूँ। कौशिक साहब, बेरोजगारी को लेकर मुझे कुछ खास जवाब नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ पर रेणु जी हैं, आप गृहिणी हैं, आप कितनी खुश हुई इस बजट को सुनकर? मैम, जैसे अभी सर के पास आज सवाल आ रहा था कि बेरोजगारी के ऊपर, मैं एक छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस चलाती हूँ। अभी जब से ये कोरोना महामारी आई है एटलीस्ट 3 से 4 करोड़ युवा वर्ग और जो आप लगा लीजिए बेरोजगार हुए हैं। और ये कहते हैं कि 60,000 अगर लाख अगर वैकेंसी निकालते हैं और मतलब की रूटीन में जितने भी युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मेंटल डिप्रेशन के अंदर युवा वर्ग कितना जा रहा है केवल बेरोजगारी के कारण। अगर हम ये कहते हैं कि स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज पहले था कि स्टार्टअप की तरफ लोग जा रहे थे, लेकिन अब इसलिए रुक गए क्योंकि जब से ये महामारी फैली है तो कभी भी अनाउंस हो जाता है कि ये चीज डाउन हो जाएगी, ये अप हो जाएगा, तो जो स्टार्टअप का है वो भी एक जरिया रुक गया है क्योंकि लोन वगैरह। इसलिए इस टाइम में क्या पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते अपने बच्चे को कि आप स्टार्टअप कीजिए क्योंकि इतना रिस्क फैक्टर 90% बढ़ गया है, जो कि 10-15% होता था तो बंदा उसको झेलता था, लेकिन आज स्टार्टअप को लेकर जो रिस्क फैक्टर है वो 90% बढ़ गया है। और बच्चे जो युवा वर्ग है डिप्रेशन की साइड कितना जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पेरेंट्स के पास नहीं है क्योंकि उनकी भी जो जॉब चली गई है या सैलरी में। स्टार्टअप को लेकर रिस्क फैक्टर बढ़ गया है और ये तीनों वेव में हमने देखा है कि बढ़ा हुआ है और इस बार ज्यादा है। लेकिन 2023 तक अगर सरकार टैक्स इंसेंटिव देती है तो आपको कोई लाभ दिख रहा है क्या? नहीं, अभी इसमें कोई भी लाभ नहीं दिख रहा है क्योंकि जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको बेनिफिट है हर चीज का, क्योंकि कोई भी महामारी आती है तो उनके ऊपर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और जो प्राइवेट सेक्टर में कोई अगर सैलरी होल्डर अच्छी सैलरी पे स्टैकिंग कर रखा है तो उसके लिए फायदा है। अगर कोई भी अगर आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हल्की फुल्की कोई बीमारी आ जाती है शरीर में तो सबसे पहले इम्पैक्ट आता है उसको जॉब से निकाल दिया जाए कि हमें कॉस्ट कटिंग होगा या इस टाइप से कटिंग होगा। तो बेरोजगारी फैक्टर इतना जबरदस्त बढ़ा हुआ है, अगर आप स्टडी करेंगे तो बेरोजगार और युवा वर्ग सब कुछ डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। मेंटल डिप्रेशन का क्या और बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं, जब भी हम युवाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले रोजगार और बेरोजगारी इसी पर चर्चा होती है। 60 लाख रोजगार, 16 लाख अलग से, 3 लाख का अलग प्रावधान बता दिया। आपको दिख रहा है ऐसा कुछ होता हुआ या ठीक कहा निर्मला सीतारमण ने, धीरे धीरे संभावनाएं बढ़ेंगी और एक वक्त आएगा जब इनमें से कुछ को फिल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें कई तरह की चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो 2 हब हमारे हैं, और इस दोनों हब को अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ पाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ पाएगा तभी इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि हम जो इंडिया थी वो सर्विस सेक्टर सी बन गई थी और हमारी जो पॉपुलेशन है वो ये सूट नहीं करता, इसको मैन्युफैक्चरिंग के तरफ जाना ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर अगर हमारा मजबूत होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही उसमें से ये जो बड़े नंबर्स हैं बहुत अच्छी तरह से फिल हो सकता है। और उसके लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पे सरकार ने इस 4-5 सालों में बहुत अच्छा काम किया और इस बार भी बहुत अच्छे एलोकेशंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगा। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के बिना इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट संभव नहीं। दिनेश जी, आपकी प्रतिक्रिया? यस मैम, जो आप अभी आपने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा उठाया कि जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का जिक्र किया गया है उसके पीछे गवर्नमेंट का कैसे कैसे क्या प्लान है। तो जो मैं बजट में देख पा रहा है, जो सीतारमण जी मैडम की स्पीच में जो दिया गया है उसमें जो जहां पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया कि एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होगी, तो वो पॉइंट्स एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जो नेशनल गुड्स पॉलिसी 2016 है उसमें कहा है कि उस पॉलिसी के तहत हम जो प्रोडक्शन है वो डबल करेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सेकंड थिंग इज दैट इन्होंने कहा कि सनराइज सेक्टर हैं, जैसे IT है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन सिस्टम है, जो इस तरह के टेक्नोलॉजी प्रोन सिस्टम है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और उससे जो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर बढ़ेंगे। एक इन्होंने कहा जो MSME सेक्टर को हम जो क्रेडिट गारंटी का फंड देंगे, MSME क्रेडिट गारंटी एक फंड ट्रस्ट क्रिएट की जाएगी जिसमें 2 लाख करोड़ का फंड उसमें दिया जाएगा, तो उससे कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी।
और सेम वे इन्होंने कुछ एक एनर्जी क्लाइमेट चेंज करके या जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके आप देखोगे जो 1920 में जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जितना फंड एलोकेट हुआ था उससे 2.2 टाइम्स ज्यादा, प्री कोविड पीरियड से भी 2.2 पॉइंट ज्यादा टाइम्स ज्यादा इन्होंने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया गया है। तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेंगी। एक्चुअल में क्या हो पाएगा वो तो नहीं पता, लेकिन जो बजट में जो प्रोविजन किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ठीक है, कौशिक साहब कुछ जवाब देना चाहेंगे इस पर? बताया सुझाव भी बहुत सारे आए, हालांकि अब कोई फायदा है नहीं, बजट आ गया है। देखिए, जैसे हमारे दिनेश जी ने बताया, संभावित चीजें हैं, सरकार ने जो चीज लेकर आए साहब, मैं आपको सामने उन्हीं को बता रहा हूँ, लॉन्ग टाइम इफेक्ट होगा इसका। धीरे धीरे हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर जो जिस हिसाब से डेवलप की जा रही हैं, जो चीजें सामने एमएसएमई हो चाहे हमारे स्टार्टअप हो, ये बिजनेस आ रहे हैं, इससे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, बेरोजगारी पर मैं आगे बढ़ते हुए बात करूंगा। ओपी सहरावत जी, आपसे मैं आ रही हूँ। ओपी सहरावत जी, आपको क्या लगता है कि 60 लाख जो रोजगार देने की बात कही है निर्मला सीतारमण ने, साथ में ये नहीं बताना चाहिए था कि पूल में क्या चल रहा है? जी, ये जो 60 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की जो बात है, ये 60 लाख बेरोजगार नहीं है सर, उनकी तादाद तो करोड़ों में है, लेकिन 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने की जो बात कही उस पर बात करें। जी, इसके लिए मतलब अच्छी एजुकेशन चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन अगर गाँव में होगी तो गांव में डेवलपमेंट होगी, गांव में वो खेती भी करेंगे और एजुकेशन भी लेंगे। क्यों गांव से शहर में आकर के वो लोग मतलब ग्रामीण बसते हैं, और क्यों जो उनकी मतलब हालत खराब होती है। गांव में ये एक ही काम कर देंगे, उत्पादन लागत कम हो या फसल का उचित मूल्य दे दें, बिजली कम कर दें, पानी कर दे दें। और जो इन बच्चों के लिए सबसे प्रमुख कारण अगर ये करें तो गांव में जाकर, जैसे चौधरी देवीलाल ने जाकर के एक एक गांव में बच्चों के लिए उद्योग लगाए थे, जो कि मतलब बहुत ही मतलब छोटे उद्योग थे, वो जाकर के खुद लगवाए थे और इस तरह से उद्योग लगाए थे। और मैं समझता हूं कि वो उद्योग खुद जाकर के एस्टेब्लिश करवाए, इंस्पेक्टर पहुंचे। मेरा भी एक उद्योग छोटा मेरे बच्चे के लिए लगाया, वो मतलब स्टील फर्नीचर का था, और फिर उसका ध्यान नहीं दिया सरकार ने, तो वो उद्योग उजड़ गए। उनका माल भी खुद सरकार खरीदती थी और उनको रोजगार बच्चों को मिलता था। बड़े मतलब अगर भारत का निर्माण करना है, भारत गांवों में बसता है, गांवों में तरक्की चाहिए, गांवों में तरक्की चाहिए तो एजुकेशन चाहिए। वहां जो किसान बसते हैं उनकी लाइफ अच्छी किस तरह से होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी खेती का किस तरह से कम होगा, या उनको उचित मूल्य किस प्रकार से उनकी फसल बिकेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मदद देने की जरूरत नहीं है, उनकी केवल जो उचित मूल्य पर वो हो। और इतना ज्यादा नहीं कि कुछ देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। हम कह रहे हैं कि कम दिया, आप कह रहे हैं कुछ देने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपके सुझावों का स्वागत है सर, पर आप कुछ नहीं कर सकते, डिलीवर हो गया, बजट सामने आ गया। सतबीर जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा में कहावत है कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, या बना मियां मीठू वाली बात कह रहे हैं। बीजेपी युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन जो नौजवान युवा है वो संतुष्ट नहीं है इस बात से। कितने रोजगार देंगे? अभी तक तो इनकी प्लानिंग जो क्या है, अभी तो पूरा डाटा इन्हें तैयार करना पड़ेगा। संतुष्ट तो सर कल भी नहीं होंगे ना, कल थोड़ी मिल रहा है। वो एक उन्होंने चार्ट बनाया है, वो चार्ट कब तक पूरी होगी उसके बारे में कुछ। जो आज का युवा है, कल उनकी 50 साल की उम्र निकल जाएगी, वो नौकरी कहाँ करेंगे? आप बताइए कि उनकी इतने साल का बड़ा लंबा चार्ट बना दिया है, तो इसके आगे इसका मतलब युवा पीढ़ी अगली दूसरी पीढ़ी ही नौकरी मिल पाएगी। ठीक है, सतीश नंबरदार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं बेरोजगारी पर। बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप 60 लाख रोजगार, वो हमारी हरियाणा में कहावत है, वो सूतना पूरी जो लाएगा, लट्ठम लट्ठे वाली बात है। इतने इस देश में प्राकृतिक संसाधन और किसान को एमएसपी दे दो और गांव को प्राकृतिक संसाधन दे दो, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह हर घर पे सौर ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मिल जाए और किसान को एमएसपी मिल जाए, तो ना तो 60 लाख रोजगार की जरूरत है, सबका अपना खुद का रोजगार होगा, खुद सब मालिक होंगे और ये देश उद्धार की तरफ चलेगा। और इसमें शिक्षा भी अच्छी होगी, हर चीज अच्छी होगी। खुद 92-93 के दौर में मैं एक नौकरी का मेरा इंटरव्यू ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था, लेकिन उस टाइम पे कृषि में कुछ मिलता था, इसलिए मैंने कृषि उचित लगी ना कि नौकरी।
नौकरी हमारे कहाँ होती, नीच नौकरी, मध्यम व्यापार और उत्तम खेती। लेकिन आज ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो इसलिए आज देश का हर वर्ग, और मैं सरकार से ये अपील भी करूंगा, अब प्राकृतिक संसाधन की ध्यान दे, ना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो उद्योगपतियों का खेल है, इसमें ना किसी को कुछ मिलना। आप उनकी दुकान खुलवाने का काम करें, क्योंकि एक तरफ 25 साल का जो टूल टैक्स बन गया उनको फायदा होता, ना कि किसान की तो जमीन किसी भी सेक्टर को आपने जो दिया है ना डीपी कौशिक साहब, किसान आपसे इतने नाराज हैं कि वो मतलब बिल्कुल तैयार नहीं है आपको एक भी नंबर देने के लिए कि आपने युवाओं को भी कुछ दिया। किसानी ही नहीं, हर सेक्टर में वो कह रहे हैं कि आपके लिए जीरो है। ऊंट के मुंह में जीरा दिया क्या बेरोजगारी को लेकर? अनामिका जी देखिए, किसान एक ऐसी हमारी कौम है, उनको जितना आप कुछ भी दे लें उनके लिए हमेशा करने की गुंजाइश रहती है, हमेशा ही आगे भी रहेगी, पहले भी रही है। फिर भी सरकार ने उनको बहुत कुछ देने की कोशिश की है, पहले दिया। मैंने पहले इनका जिक्र किया था कि देखो 3 कानून हम लेकर आए थे, बड़े अच्छे कानून थे, नहीं समझा पाए, नहीं समझ पाए, इसकी वजह रही है। फिर भी सरकार ने आगे आने में हमने जो वादा किया 2022 तक का, कुछ चीजें ऐसी हैं लाइन में है, इनको इसका रिजल्ट मिलेगा, लंबे समय में मिलेगा। एमएसएमई को लेकर जो रेणु जी ने सवाल पूछा था वो एक पॉइंट रह गया, तो उनको भी जवाब दे दीजिए कि आप 2 लाख की बात तो करते रहे कि 2 लाख आप अतिरिक्त देंगे, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है उसका क्या? देखिए अभी सरकार ने किया है ना, 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता दी है एमएसएमई के तहत में। तो ये चीजें तो एक छोटी इंडस्ट्री को स्टेबल होने के लिए बहुत कुछ चीजें, बहुत बजट है इस तरह का, और मुझे लगता है कि उनको इस तरह की समस्या के लिए तो सरकार बैठी है। ये तो नहीं कि अगर कुछ दिक्कत आती है तो भाई उनका कर्जा का भी इसका देखा जाता है, उनके बैंक की वो भी चीज देखी जाती है। मुझे लगता है कहीं किसी को तकलीफ होने की बात नहीं है, और सरकार का काम बहुत बढ़िया है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप आने वाली युवा पीढ़ी जो है, दूसरी पीढ़ी आपके यहाँ नौकरी लगेगी? क्योंकि इस पीढ़ी का तो नंबर ही नहीं आएगा इस ढंग से। ये सवाल मैं पूछ चुके हूँ, लेकिन आपने मुझे इसका कोई सतबीर जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के ढांचों में। मैं कहता हूँ ऐसा एक स्टेट बता दीजिए कि आज आपको रोजगार देने के लायक स्थिति में, ठीक है नहीं, ये एक बहुत भारी समस्या है। इसके लिए तो ब्लूप्रिंट करना सरकार का। सर आपने ये तब तो नहीं कहा था, जब आपको आना था आपने तब भी रोजगार देने का वादा किया था। आज रोजगार मांग भी नहीं रही हुआ सर, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, साल भर में दे देंगे, कब तक दे देंगे? आपने कहा है कि ये 25 साल का ब्लूप्रिंट है, ये कहने में बहुत 25 साल का नहीं है सर। आपका बजट, पूरे बजट का कहा आपने पूरे, तो उसमें रोजगार है ना? रोजगार का जो हाँ, तो कब तक का है बता दीजिए ना, लोग सुन रहे, युवा सुन रहे हैं आपको। अरे टीवी के उस पार बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, बताइए ना। हम ये 60 लाख नौकरी है, ये नहीं कि हम 25 साल तक देंगे, हमने साल का वादा किया है। एक साल में, एक साल बाद हाँ 2 लाख नौकरियां दी, 2 करोड़ नौकरियां दी है, हर साल दी है सरकार ने, चाहे वो किसी माध्यम से दी हो, और देने का काम किया है, और आगे भी हम लोग काम करेंगे। कुछ सवाल रह गया। ये बताइए, आपका किसान है, किसान नाराज है, युवा है, युवा नाराज है, आखिरकार संतुष्ट कौन है? उद्योगपति संतुष्ट नहीं हो रहा है, आप किसी को तो संतुष्ट करिए। किस प्रकार से संतुष्ट है आप मेरे को बताइए। आज का युवा जो है ये चाहता है मेरे को नौकरी मिले, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको बेरोजगार घूम रहा है। एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। ठीक है, थोड़ी गर्माहट अच्छी लगती है डिबेट में, डिबेट अच्छी हो गई, आगे बोलिए। नहीं कौशिक साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार जो है, किसान आपसे नाराज है, किसान पीछे धरने पर बैठे रहे, आंगनबाड़ी नाराज है, आने वाली युवा पीढ़ी नाराज है। आप बताइए कि आप किससे संतुष्ट हैं? आप किससे संतुष्ट? अभिभावक नाराज है, प्राइवेट स्कूल नाराज है, अभिभावक नाराज है, आंगनबाड़ी वर्कर नाराज है, बिजली कर्मचारी नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है। किस किस को आपने लगा कि इस बजट के जरिए संतुष्ट कर दिया? देखिए मैंने फिर बता रहा हूँ मैं आपको, बजट बिल्कुल संतुलित है, कोई नाराज नहीं है। नाराज है मैं मेरे चलिए इस बात को दोहरा रहे हैं। काफी कुछ डिजिटलाइजेशन को लेकर भी बात हुई, चाहे वो शिक्षा को लेकर कहा, सरकार ने कहा कि हम डिजिटल शिक्षा पर जोर देंगे, सरकार ने डिजिटल विश्वविद्यालय पर जोर देने की बात की, और इसी के साथ क्रिप्टो करेंसी पर आ जाएंगे। डिजिटल करेंसी का जिक्र करते हुए कहा
डिजिटल करेंसी से कमाई पर 30% का, अगर डिजिटल करेंसी से कमाई होगी तो 30% का टैक्स, इस पर क्या कहेंगे दिनेश जी? ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है। देखो, कोई भी सेक्टर अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए, हर सेक्टर के लिए कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए। और ये क्रिप्टो करेंसी के लिए जो प्रोविजंस अभी रेगुलेशन तो पिछले सेशन में आना था लेकिन नहीं आ पाया, तो हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन इस में आ जाए, लेकिन टैक्स पहले ले आए, बहुत अच्छी बात है। इसमें जो टैक्स अभी 30% किया है, इस पे जो भी इनकम होगी उस पे 30% टैक्स लगाया जाएगा और 1% टीडीएस का भी प्रावधान किया गया है, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। और ये बहुत अच्छा सेक्टर था जहां से गवर्नमेंट रियलाइज कर सकती थी और कोई भी इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, कोई भी इसको ये नहीं कहेगा ये काम गलत है, तो गवर्नमेंट को वहीं से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे कोई मना नहीं करे। और ये बहुत ही अच्छा वो प्रावधान है और इससे टैक्स कलेक्ट बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ठाकुर साहब, आपको क्या लगता है डिजिटल करेंसी को लेकर जो बात रखी गई? डिजिटल करेंसी अभी पूरे वर्ल्ड की एक सच्चाई है और इस सच्चाई से मुकरा नहीं जा सकता। डिजिटल करेंसी हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं कि हर कोई डिजिटल करेंसी में काम कर रहा है, हर कंट्री काम कर रही है। हमने रेगुलेशन बनाने में लेट किया है, हमें रेगुलेशन बना लेना चाहिए था और हमें चीजें कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इसकी शुरुआत अच्छी दिखी बजट में। उन्होंने उस पर टैक्स लगाया और टैक्स जैसे हमारे यहाँ लॉटरी पे है और इस तरह की जो भी टैक्सेशन है उसका 30% टैक्सेशन है, उसी रिजीम में उन्होंने इस चीज को रखा है। अभी ये कह सकते हैं कि एक तरह से हार्श भी है कि आप इसमें अभी डील ना करो, तभी 30% को लगाया। फिर इसमें सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स है, अगर लॉस होता है तो वो उसका कोई भी कंपेंसेशन उसमें नहीं दे रहे हैं कि लॉस अगर होता है तो लॉस आपका है, उसका कोई एग्जेम्पशन आपको इसमें नहीं मिलेगा, ना ही कोई सेटअप मिलेगा। सिर्फ आपकी अगर उससे चीजें प्रॉफिट आती है तो उसको किया। दूसरा कि जो भी डीलिंग होगी उसको हम कैसे उसका फुटप्रिंट लें, उसके लिए उन्होंने टीडीएस का प्रोविजन कर लिया। एंड हम उम्मीद करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जैसे इन्होंने बजट में कहा है कि उसका एक रेगुलेशन ले आएंगे और हम क्रिप्टो करेंसी में डील कर पाएंगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कर रहा है तो हम इसे अछूते नहीं रह सकते। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पर, डिजिटल करेंसी पर, आप डिजिटल करेंसी में तो कमाई नहीं करती, स्मॉल स्केल पे अभी चला रही है बिजनेस, आपकी प्रतिक्रिया? आप कुछ बीच में भी बोलना चाह रही थी? हाँ जी नहीं, मैं ये कह रही थी जैसे काफी सारे मुद्दे हैं, केवल बेरोजगारी नहीं थी, एक महंगाई भी सबसे ज्यादा इस टाइम बूम पे है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि साल में 3-4 बार मतलब कि 20 से 25% हर चीज के रेट अपने आप हाइक हो जाते हैं, उसमें बजट का कोई मैटर नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आम आदमी के लिए हर चीज का एक नॉमिनल रेट तो होना चाहिए कि आप इतना इंक्रीज नहीं कर सकते। अभी आप देखेंगे तो जनवरी में भी हाइक हो गया। अगर हम कोरोना महामारी में कहें तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम तो इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया है और महंगाई पीक पे डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो हर एक बंदे को खाने के लिए तो एक डे टू डे चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हाँ जी, आप एक गृहिणी है और मैं इस पॉइंट पे आ रही थी कि आपकी रसोई का बजट आपको सुधरता हुआ दिख रहा है क्या? या कल भी आप जब गाना बजाएंगी टीवी में तो महंगाई डायन खाए जाते ही वहां पर हमें सुनने को मिलेगा? हाँ जी, देखिए आप महंगाई का आप देखेंगे तो 30-40% कोरोना के बाद अपने आप हाइक होता जा रहा है और रेट इतना ज्यादा हाइक हो गया कि सब्जियों के रेट भी डाउन नहीं हुए इस बार मार्केट के अंदर। तो सरकार को हर एक वर्ग के लिए सोचना चाहिए। गरीबों के लिए सोच लेते हैं कि उनको 5 kg पर मेंबर राशन फ्री दे दिया जाए, उनको मिड डे मील दे दिया जाए, इस टाइप की उनके लिए सुविधाएं बना देती है। या हायर सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता इतना, जो मीडियोकर सोसाइटी होती है उसके लिए क्या है कि एक पैरामीटर तो फ्रीज किया जाए ना, कि हाँ आपका एक लेवल है कि आपका चीनी या दाल का रेट इससे ज्यादा हाइक नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि तो एक साल में 3 बार रेट बढ़ जाते हैं, 3 बार यानी कि 25 से 35% हर चीज का रेट हाइक हो जाता है। तो जो हमारा बजट 8 या 10 हजार में रसोई का चलता था, आज की डेट में 15 से 20 हजार पे आ गया है। आम आदमी कहाँ से लेके आएगा? स्कूल की फीस वगैरह हर टाइप से बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया है। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री में इस चीज के लिए पॉलिसी बनी होती है। इंडिया हर चीज के लिए अगर फॉलो कर रही है, जैसे अभी डिजिटल करेंसी के बारे में बताया कि 30% उस पे टैक्स लग जाएगा, इस चीज के लिए हम कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। लेकिन सरकार को आम आदमी के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं या काम करते हैं उनके लिए इतना ज्यादा हडल है इस टाइम। ये लगा लीजिए किस टाइप से सरवाइव कर रहे हैं अपने देश के अंदर, वो ही सोच सकते हैं। क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप भी हूँ, इसलिए मैं सोच सकती हूँ, एक मैं मदर भी हूँ और हाउसवाइफ भी। मैं हर टाइप से उस चीज को एनालाइज करती हूँ कि इस टाइम कितने क्राइसिस में लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल, हेल्थ सेक्टर पर हम चाहेंगे कि हम एक छोटा सा डिबेट यहाँ पर कर ले, चूंकि हमारे साथ डॉक्टर स्वाति भी हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। 86,606 लाख करोड़ काफी है? नहीं, बजट तो अच्छा है, हेल्थ सेक्टर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी है, एजुकेशन के लिए भी दिया है, और एजुकेशन से अपने आप ही हेल्थ सेक्टर में इंक्रीज आएंगे, ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे, सब होंगे,
और जो अभी प्रेजेंट में है उसका हमें लाभ फ्यूचर में मिलेगा, तो हमें विश्वास करके तो चलना पड़ेगा, डाउट से तो कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो बजट बहुत अच्छा है और सब पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं जो फ्यूचर में सबको दिखेंगी और पता चलेंगी। ठीक है, हेल्थ सेक्टर को जो बजट मिला है, ओपी सहरावत जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बड़ी मतलब खोल करके बताया है कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ऑक्सीजन की गैस नहीं मिली, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिले, लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, पैदल चले यहाँ से बिहार तक गए हैं, उनका इलाज नहीं हुआ है। तीसरी लहर में उसे बहुत सुधारा भी गया। और अगर बजट आया तो मुझे लगता है कि केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। जहां पर सवाल जायज है वहां बहुत तेजी के साथ गोले दाग के पूछिए, लेकिन जहां सराहना हो सकती है वह करनी चाहिए। सतबीर जी, देखिए, जो सराहना करनी चाहिए वो करनी चाहिए कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं, लेकिन सरकार अपना मियाँ मिठू वाली बात कर रही है, क्योंकि अब जो संतुष्ट नहीं है लोग आज की डेट में, उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। इस बजट के बाद भी जो संतुष्ट नहीं है, और इतनी जल्दी संतोष मिलने वाला नहीं है, जो लोग खुश हैं उनको भी जब तक इसके परिणाम मिलने नहीं शुरू हो जाएंगे तब तक उनको भी ये संतोष की जो फीलिंग है, संतुष्टता की जो फीलिंग है वो नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो नाराजगी है उसे कैसे अब पाटेगी सरकार, ये जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। और इसी के साथ रुख करेंगे स्टूडियो की तरफ। धन्यवाद अनामिका। तो ये पूरा समीक्षा, पूरी चर्चा आप देख रहे थे, अलग अलग सेक्टर को क्या कुछ आवंटित हुआ है और किस तरह से आगामी 25 वर्ष के लिए ये पूरा ब्लूप्रिंट जो है सरकार ने रखा है। देखने वाली बात है, चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन काम कैसे करेगा, अर्थव्यवस्था का चक्का कितनी मजबूती के साथ और कितनी सुगम